हेलो फ्रेंड्स, हमने जो नेमराज सुंडा बुक की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक सब्जेक्ट को स्टडी करेंगे। तो फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर हैवरलैंड, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ जियोलॉजी एरिस्टॉल, फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहन मेंडल। लॉन्गेस्ट मियोटिक फेज कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट मियोटिक फेज है प्रोफेज। सेग्रीगेशन कब होता है? सेग्रीगेशन मियोसिस के टाइम पे होता है। और अगर बात करें तो अपन तो शॉर्टेस्ट फेज के बारे में बात करें तो माइटोसिस की, तो उसमें क्या होगा? उसमें होगा एनाफेज अवस्था। द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ आरएनए इज नाउन एज आरआरएनए। सबसे ज़्यादा होता है, जो 80% पाया जाता है करीब, राइबोसोमल आरएनए। बैक्टीरियोफेजेस कैसे होते हैं? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होती हैं, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। वायरसेस इन माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड ओनली 17 एस टाइप ऑफ राइबोसोम। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन इज नाउन एज एलील। देन अपन बात करें जो टिफ्ट 60 है, इट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी इन सोरगम। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स आर कॉटन एंड सोरगम। ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? कॉटन है और सोरगम है। देन अपन बात करें तो द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय, किसने दी थी इनहेरिटेंस की थ्योरी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ ऑल द माइटोसिस फेजेस इज एनाफेज। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कौन सी है? प्रोटीन सिंथेसिस की फेज राइबोसोम है, जिसकी दो यूनिट होती हैं, एक स्मॉल यूनिट और एक बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट बड़ी यूनिट, ठीक है, जो कि मैग्नीशियम कंसनट्रेशन अच्छा हो तभी एक जुड़ती हैं, नहीं तो कम होने पे वो अलग हो जाती हैं, ठीक है। इधर से एमआरएनए गुजरता है और यहाँ पे 3 साइड्स होती हैं, ए साइड, बी साइड और ई साइड, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर बनता है इस तरह का। तेरे पर बात करें तो द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य जीवन को भौतिक आधार है, अक्सर ने बताया था अपन को। ऑनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीफ। तो जो ऑनियन होती है, ये है ऑनियन, ये उसका बेस है, ये उसकी जड़ें निकली हुई हैं। तो इस जगह पे जो होता है उसको बोलते हैं स्टेम। ये जो पूरा है ये क्या है? मॉडिफाइड लीफ है जिसको अपन खाते हैं, और इसके नीचे से क्या रूट्स निकली रहती हैं, ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड हो गया लीफ का। ऑनियन एंड गार्लिक आर द एग्जाम्पल ऑफ, बल्ब के एग्जाम्पल है ऑनियन और गार्लिक। एप्पल में एडिबल पार्ट क्या होता है? थैलेमस होता है। एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो मीजोकार्प होता है। एंडोस्पर्म किसमें एडिबल पार्ट होता है? जो कोकोनट होता है उसमें एंडोस्पर्म एडिबल पार्ट होता है। एन एजेंट दैट कॉजेज जीन म्यूटेशन इज कॉल्ड एज ए म्यूटाजन। कोई भी एजेंट या कोई भी पदार्थ या जो फिजिकल हो या केमिकल हो, जो कि या बायोलॉजिकल हो, जो म्यूटेशन को क्रिएट करे, उसे अपन बोलते हैं म्यूटाजन, ठीक है। मोस्ट म्यूटेंट टॉलरेंटेड बाय आर पॉलीप्लॉइड। जो पॉलीप्लॉइड्स होते हैं उसमें म्यूटेंट क्या हो जाते हैं? टॉलरेटेड हो जाते हैं। कैरेक्टर्स विच एक्सप्रेस इन वन सेक्स ओनली। तो जो एक पर्टिकुलर सेक्स तक ही लिमिटेड होता है उसको बोलते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट्स। देन अपन बात करें तो आरएनए सिंथेसिस इन विच ऑर्गन। तो आरएनए का संश्लेषण कहाँ पे होता है? मेनली अपन देखें तो आरएनए का संश्लेषण कहाँ पे होता है? न्यूक्लियोलस में होता है। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज नाउन एज ए स्पेडिक्स। जो बनाना का इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको स्पेडिक्स कहते हैं। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाय दी। जो नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी थी उसे चार्ल्स डार्विन ने दिया था, और इन्होंने गैलापागोस जो द्वीप समूह है उस पर काम वहाँ पे गए थे, किस पे? बीगल जहाज़ की सहायता से। देन अपन बात करें द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाज प्रपोज्ड बाय लेमार्क। मतलब कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति, मतलब कि एक जनरेशन में जो कैरेक्टर आ गए वो उसकी प्रोजेनी में पहुँच जाएंगे, इन्होंने ऐसा बताया था, ठीक है। सिंगल जीन अफेक्टिंग मोर देन वन कैरेक्टर इज नाउन एज ए पीलियोट्रॉपी। जनरली अपन देखते हैं कि एक जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, बट अगर एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है तो उस अवस्था को बोलेंगे पीलियोट्रॉपी। गार्लिक एंड टर्मेरिक आर द एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड स्टेम ऑफ राइजोम। जो गार्लिक और टर्मेरिक हैं वो मॉडिफाइड स्टेम्स के रूपांतरण है, जो कि राइजोम के रूप में होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग मेटाफेज अवस्था। तो जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है वो कौन सी अवस्था में सबसे अच्छे से देखने को मिलता है? मेटाफेज अवस्था में, क्योंकि वो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिर्फ उसमें बीच में आ जाते हैं, ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट पे। देन अपन बात करें राइबोसोम्स आर स्मॉल सेल्यूलर पार्टिकल्स विच आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अभी बताया था, जिसमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। क्लोजेस्ट फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग पॉसिबल इन सेल्फ इनकॉम्पेटेबल स्पीसीज इज सिमेटिंग फिजिकल क्रोमोसोमल एक्सचेंज। मतलब जो क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर होती है
वो कौन सी अवस्था में होती है? तो क्रोमोसोम की जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो पैकाइटिन अवस्था में होती है। पैकाइटिन अवस्था में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में ये देखने को मिलता है। ठीक है, अपन बात करें तो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ किसने की थी? 1900 के टाइम पर डी विरेज, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी विरेज, कार्ल कोरेंस और टी सेरमार्क ने। ओनली अबाउट 0.1% ऑफ द इंड्यूस्ड म्यूटेशंस आर यूजफुल इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो मतलब अपन देखें तो जो 99.9% क्या होते हैं जो अपने म्यूटेंट बनते हैं वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में यूज़ नहीं होते। तो अपन बात करें द एंजाइम्स एसोसिएटेड विद क्रेप साइकिल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन, जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है उसमें क्रेप साइकिल्स के जो एंजाइम्स होते हैं वो पाए जाते हैं। अपन बात करें तो जो लाइफ वाज अ फर्स्ट ओरिजिनेट इन वाटर, द थ्योरी ऑफ जीन्स इन द क्रोमोसोम इस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मॉर्गन ने दी थी कब? ठीक है, एंड अपन बात करें तो 1944 एवरी मैक्लॉयड एंड मॉककार्टी डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। एवेरी मैककार्टी तथा मैक्लॉयड ने बताया था कि जो डीएनए है वो कैसा है, प्रूव्ड किया था इसको कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इन कैम प्लांट्स ट्रांसपिरेशन इज़ नेग्लेजिबल सिंस स्टोमेटा आर क्लोज ड्यूरिंग द डे। तो जो कैम प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि स्टोमेटा दिन के समय बंद रहते हैं और रात के समय खुलते हैं। कैम प्लांट का फुल फॉर्म होता है क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। देन अपन बात करें एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, सेल्स के एग्जांपल कौन से? माइक्रोप्लाज्मा हुआ, बैक्टीरिया हुआ, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिसे अपन साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं, वो इसके एग्जांपल्स हैं। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इंक्लूड्स ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ आउटसाइड द न्यूक्लियस। देन अपन बात करें प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। देन अपन बात करें सेंट्रोसोम एज ए प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। जो सेंट्रोसोम होता है वो केवल एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है। ओपनिंग आर लेफ्ट एट प्लांट्स बिटवीन द adjacent cell known as a plasmodesma and a thread-like lining between the two cells is known as a plasmodesmata. A common crop of natural autotetraploid grown in India। तो भारत में से कौन सी क्रॉप है जो ऑटोटेट्राप्लॉइड है और भारत में उसे ग्रोन किया जाता है? तो पोटैटो। देन अपन बात करें तो सेल वॉल ऑफ फंगाई इज चेफली मेड अप ऑफ, सेल वॉल होती है फंगस की वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अगर अपन देखें तो जो लोअर फंगस होती है उनमें किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लांट शोइंग लेस देन 5% क्रॉस पोलिनेशन इज कंसिडर्ड एज ए सेल्फ पोलिनेटेड। इसका एक कंसेप्ट आपको याद रखना चाहिए। देखो, एक होता है 5%, एक होता है 5 से लेके 35% और एक होता है 5% से कम और एक होता है 35% से ज़्यादा। तो अगर इस वाली कैटेगरी में आ रही है तो क्रॉप कैसी होगी? सेल्फ, ठीक है, सेल्फ पोलिनेटेड होगी। अगर इसमें आ रही है तो कैसी होगी? ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड। और अगर इस कैटेगरी में आ रही है, अगर मतलब 35% से ज़्यादा उसमें क्रॉस पोलिनेशन हो रहा है तो वो आएगी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। ये 3 कैटेगरीज हैं, आप इसके अकॉर्डिंग क्रॉप को जनरली क्लासिफाइड कर सकते हैं। ए वैरायटी रेजिस्टेंट टू मोर देन वन रेस ऑफ पैथोजन इज ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। देखो, एक डिफरेंस आप याद रखना हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। वर्टिकल कैसा होता है? ऐसा, और हॉरिजॉन्टल कैसा होता है? ऐसा। तो ये जनरली कैसा लग रहा है? एक की तरह लग रहा है। तो ये क्या होगा? एक पर्टिकुलर रेस के प्रति ये क्या रेजिस्टेंस को करेगा, जबकि ये ऐसा है कि इसके अंतर्गत बहुत सारे रेसेस आ जाएंगे, मतलब कितनी जगह क्रॉप कवर कर रहा है वो। ठीक है, तो ये होगा हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल। वर्टिकल में एक रेस स्पेसिफिक होगा और ये बहुत ज़्यादा रेस पे कंट्रोल करता है। तो इसमें बूम और बस्ट साइकिल देखने को मिलता है जब वर्टिकल वाली की बात करते हैं तो अपन। देन अपन बात करें तो द टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी यूज्ड इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन पर्ड मिलेट। तो पर्ड मिलेट में कौन सी जो मेल स्टेरिलिटी सिस्टम का यूज़ होता है हाइब्रिड सीड को प्रोड्यूस करने में, तो वो कौन सी है? साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम। तो जो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम होती है इसमें 3 लाइन होती हैं। फर्स्ट लाइन है ए लाइन, जो सेकंड लाइन है बी लाइन और थर्ड है आर लाइन। ए लाइन है मेल स्टाइल लाइन, बी लाइन है मेंटेनर लाइन और जो आर लाइन है वो कौन सी है? रिस्टोर लाइन। ये क्या करती है? रिस्टोर करती है फर्टिलिटी को। देन अपन बात करें, एन इंडिविजुअल हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नाउन एज ए
हर्मोफ्रोडाइट भाई एक पर्टिकुलर प्लांट है जिसमें मेल और फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उसको क्या बोलेंगे अपन, हर्मोफ्रोडाइट बोलते हैं। एसेप्टिक कंडीशन मतलब क्या होता है, वह कंडीशन जिसमें पैथोजन ना हो, पैथोजन फ्री इन्वायरमेंट, उसको बोलते हैं अपन एसेप्टिक कंडीशंस। देन इसके बात करें इन 90s पोटैटो मॉथ जिसका नाम है फोथोर्निया ओपरकुलेला, क्या नाम है पोटैटो मॉथ का, फैथोर्निया ओपरकुलेला, कम इन टू इंडिया फ्रॉम इटली। तो कौन से देश से आया था वो, भारत में इटली से आया था पोटैटो मॉथ। देन अपन बात करें तो जो पेडिग्री मेथड, पेडिग्री क्या होती है, पेडिग्री एक रिकॉर्ड होता है जिसमें उससे जानकारी प्राप्त होती है पेरेंट्स से लेके उसके जो इंडिविजुअल प्लांट्स बन रहे हैं उनके बीच में। पेडिग्री रिकॉर्ड ऑफ एंसेस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल सेलेक्टेड प्लांट फॉर इट्स वेरियस जनरेशन। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज नाउन एज द सीरोलॉजी। तो जो अपन सीरोलॉजी पढ़ते हैं उसके अंतर्गत अपन जो एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का इंटरेक्शंस के बारे में बात करते हैं। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल बाय मीन्स ऑफ वायरस, वायरस के द्वारा जो बैक्टीरिया का, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में जो ट्रांसफ़र होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसडक्शन। तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3 तरीके से होता है। एक होता है कॉन्जुगेशन, ठीक है, दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन, और जो थर्ड है वो है ट्रांसडक्शन। थर्ड कौन सा है, ट्रांसडक्शन। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है, 2 बैक्टीरिया जाएंगे जो सेक्स प्लाई होगी उसके द्वारा कॉन्जुगेट होंगे और उनमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाता है। देन अपन बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया होगा वो एक स्ट्रेन दूसरे स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। देन अपन बात करें तो ट्रांसडक्शन में क्या होता है, एक जो बैक्टीरिया उसका जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज की सहायता से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये 3 हो गई, ठीक है। NaOH टेस्ट यूज्ड फॉर द टेस्टिंग द कर्नाल जो वीट में होता है ना, नोवोसी अंडिका के द्वारा, उसको अपन किसके टेस्ट द्वारा यूज़ करते हैं, NaOH टेस्ट उसमें यूज करते हैं। PCR टेक्निक प्रोवाइड्स सेवरल कॉपीज़ ऑफ स्पेसिफिक DNA सीक्वेंसेस, मतलब अपने लिए पॉलीमरेज जो चेन रिएक्शन है उसका यूज़ करके अपन तो अपने लिए एक DNA है तो अपने लिए उसके बहुत सारी कॉपीज़ बनानी है, तो अपन क्या करेंगे, उस पर PCR अप्लाई कर देंगे तो उससे बहुत सारी उसकी कॉपीज़ बन जाएंगी। साइंस ऑफ आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंस ऑफ DNA इन स्पीसीज कॉल्ड जीनोमिक्स। तो जीनोमिक्स के अंतर्गत क्या करते हैं अपन, जो DNA का सीक्वेंस है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। द लाइन आर होमोजाइगस एंड होमोजीनियस इन नेचर कॉल्ड, जो प्योर लाइन्स होती हैं वो कैसी होती हैं, होमोजाइगस और होमोजीनियस होती हैं, ठीक है। दैन अपन बात करें तो ऑटो ट्रिप्लॉइडी फाउंड इन, तो ऑटो ट्रिप्लॉइडी किस में पाई जाती है, तो बनाना में पाई जाती है। इफ़ द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। देखो इसमें ये याद रखना, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, तो डेवलपमेंट अगर फ्रूट का हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन की तो उसे बोलेंगे पार्थिनोकार्पी। देन अपन बात करें रिपीटेड क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड प्रोजेनी बैक टू वन ऑफ इट्स पेरेंट कॉल्ड बैक क्रॉस। अब अपन बात करते हैं जो क्या होती है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं बैक क्रॉस में जो F1 बनता है अपना, F1 का या तो पेरेंट या तो P1 के साथ क्रॉस करवा दो या पेरेंट 2 के साथ क्रॉस करवा दो, तो ये होगा बैक क्रॉस। किसी के एक के साथ करवा दो क्रॉस, लेकिन जो टेस्ट क्रॉस करते हैं उसमें जो F1 बनता है उसका क्रॉस किसके साथ करवाते हैं, रिसेसिव जो पेरेंट होगा उसके साथ क्रॉस करवाते हैं। द टिफ्ट 23A and Kafir 16 are the important source of male sterility in parliamulate and sorghum respectively। तो जो टिफ्ट 23A है वो किस में है, पार्लिमुलेट में है, मेल स्टेरिलिटी का सोर्स, और जो काफिर 60 है वो किस में है, सोरगम में। देन अपन बात करें तो इथेडियम जो ब्रोमाइड है हैज़ बीन फाउंड इफेक्टिव इन द इंड्यूसिंग साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन पार्लिमुलेट एंड वार्ले। तो जो इथेडियम ब्रोमाइड है वो जनरली साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी उत्पन्न करता है, ठीक है। देन अपन बात करें तो प्रमुख ऑर्गन और उसको डिस्कवर्ड या नेम्ड बाय। तो सबसे पहले सेल को किसने देखा था, सबसे पहले सेल की बात करें तो रॉबर्ट
हुक ने सेल देखा था, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो लिविंग सेल किसने देखा था, तो एंटन वान ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल देखा था 1723 के टाइम पे। देन बात करें अपन सेल वॉल, तो सेल वॉल रॉबर्ट हुक ने देखी थी 1665 के टाइम पे। न्यूक्लियस किसने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन ने 1851 में। देन अपन बात करें तो न्यूक्लियोलस किसने देखा था, फोंटाना 1781। सीन न्यूक्लियोलस बट टर्म्ड बाय बॉबमैन इन 1814, तो देखा किसने था, फोंटाना ने देखा था, लेकिन इसको जो टर्म दी थी वो बॉब मैन ने दी थी। देन अपन बात करें सेल थ्योरी किसने दी थी, तो सेल थ्योरी दी थी स्लीडन एंड स्वान। तो यहाँ पे भी एक टर्म याद रखना, स्वान मतलब होता है संस्कृत में कुत्ता, और कुत्ता क्या है, ये जूलॉजी में आता है। तो इनने क्या की थी, एनिमल्स पे करा था, और जो स्लीडन थे इनने प्लांट्स पे दिया था सेल थ्योरी। तो ये दोनों आप याद रखना। देन अपन बात करें टर्म माइटोसिस, तो माइटोसिस टर्म किसने दी थी, फ्लेमिंग ने दी थी 1882 के टाइम पे। टर्म मियोसिस फार्मर एंड मूरे ने दी थी। देन बात करें प्लाज्मोडेस्माटा, तो प्लाज्मोडेस्माटा ये स्ट्रॉसबर्गर ने 1901 के टाइम पे दिया था। देन प्रोटोप्लाज्म पोर्किंजे ने दी थी। देन प्रोटोप्लाज्म हैंस्टीन ने दी थी। देन प्लाज्मा लेमा प्लोब ने दी थी। देन अपन बात करें यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट ऑफ सेल, तो डेविड रॉबर्टसन ने क्या दिया था, यूनिट मेम्ब्रेन कंसेप्ट ऑफ सेल। देन अपन बात करें फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो ये दिया था सिंगर तथा निकोलसन ने। देन अपन बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने दिया था, पॉर्टर ने। प्लास्टिड किसने दिया था, ईकल ने। क्लोरोप्लास्ट सिम्पर ने। माइटोकॉन्ड्रिया पेंडा गोल्जी बॉडी कैमिलो गोल्गी। आरएनए डिस्कवर्ड बाय पैलेड 1955। देन बात करें अपन राइबोसोम, फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय पैलेड इन 1953 बट नेम्ड बाय द हैगुआ नाउ। देन अपन बात करें तो लाइसोसोम्स के बारे में, डी डोबे ने दिया था लाइसोसोम। देन सेंट्रोसोम किसने दिया था, बोवेरी ने। क्रोमोसोम ऑब्जर्व किसने किया था, स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 के टाइम पे। तथा क्रोमोसोम टर्म दी थी किसने, 1888 में बाल्डेयर ने। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था, वाटसन तथा क्रिक ने 1953 के टाइम पे दिया था। जरा बात करें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या डीएनए सीक्वेंसिंग, तो ये दिया था ब्रैग गिलबर्ट तथा एंगर ने। टर्म लिंकेज एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, ये दिया था वाटसन ने, लिंकेज और सेक्स डिटर्मिनेशन। लिंकेज थ्योरी किसने दी थी, तो टीएच मॉर्गन ने 1910 के टाइम पे लिंकेज थ्योरी दी थी। द टर्म प्योर लाइन फिनोटाइप जीन एंड जीनोटाइप, ये सभी जो टर्म्स थी वो जोहानसन ने दी हैं, प्योर लाइन फिनोटाइप जीनोटाइप एंड जीन। देन अपन बात करें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, तो ये मॉर्गन ने दी है। एंड अपन बात करें एक्सरेज एज अ फिजिकल म्यूटेंट बाय मुलर। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एवरी मैक्लॉइड एंड मैककॉर्टी। फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक क्रॉस वाज मेड बाय द थॉमस फेयरचाइल्ड, जिसे अपन ने फेयरचाइल्ड मुले कहते हैं। कार्नेशन तथा स्वीट विलियम के बीच में ये क्रॉस था, ठीक है। सेंटर्स ऑफ ओरिजिन वाज वेयर फर्स्ट गिवन बाय द सेंटर ऑफ ओरिजिन, सबसे पहले बेबी लोग ने दिए थे। इनने मुख्यतः 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे, फिर इसने 3 उन्हीं को क्लासिफाइड करके 11 कर दिए, और एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए को जोड़ दिया था। टर्म हेट्रोसिस किसने दी थी, तो टर्म हेट्रोसिस दी थी सल ने 1914 के टाइम पे। आरएनए वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बाय, तो आरएनए को सबसे पहले किसने बनाया था, तो एस अकहुआ ने आरएनए को 1969 के टाइम पे बनाया था। टर्म जेनेटिक्स किसने दी थी, जेनेटिक्स टर्म बार्टसन ने दी थी 1905 के टाइम पे। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, तो ये किसने दी थी, बीडल तथा टेटम ने 1914 में न्यूरोस्पोरा पर काम करते हुए वन जीन वन एंजाइम की जो थ्योरी थी वो दी थी। देन अपन बात करें तो वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, ये भी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थ्योरी किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी इनग्राम ने। इनग्राम आप याद कर लेना। ओपेरॉन हाइपोथेसिस किसने दी थी, तो जैकब तथा मोनार्ड ने 1961 में ओपेरॉन कंसेप्ट दिया था। देन इसके बाद अपन बात करें तो म्यूटेशन फर्स्ट डिफाइंड बाय, तो म्यूटेशन को सबसे पहले डिफाइंड किसने किया था, हुगो डिवरेज ने। ऑर्नोथेरल हमार क्या नाम है 1901 के टाइम पे। प्री मेंडेलियन
हेरिडिटी थ्योरी, थ्योरी ऑफ एपिजेनेसिस वॉल्फ ने दी थी, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स लैमार्क, थ्योरी ऑफ पेंजेनेसिस, तो इन्होंने बताया था कि क्या होते हैं, पेंजिन्स बनते हैं डार्विन के द्वारा। देन बात करें अपन जर्म प्लाज्म थ्योरी, तो जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी बीजमैन ने 1889 के टाइम पे। और अपन बात करें तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी थी, सटन एंड बावेरी ने। इस तरफ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ पे भी जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी वो भी सटन एंड बावेरी ने ही दी थी। ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन जेनेटिक्स, तो कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म जिनका जेनेटिक्स में यूज़ हुआ है, तो अपन बैक्टीरिया का बात करें सबसे ज़्यादा इकोलाई बैक्टीरिया का यूज़ हुआ है। देन अपन बात करें तो फंगाई कम आती है, तो कौन न्यूरोस्पोरा क्रैसा, ठीक है, रेस्कोमाइकोटीना के अंतर्गत आता है। देन अपन बात करें तो इंसेक्ट में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसे अपन फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं, ठीक है। अगर अपन बात करें तो प्लांट में कौन सी है, मेज और पी पे सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है, ठीक है। तो अपन जेनेटिक्स की फर्स्ट यूनिट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है द सेल, मतलब सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट वायरस, कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई कोशिका की, जीवन की। द साइज ऑफ सेल, द स्मॉलेस्ट साइज सेल साइज रेंजेस फ्रॉम 0.2 to 0.5 माइक्रॉन्स इन बैक्टीरिया अप टू द लार्जेस्ट 75 mm इन द केस ऑफ ऑस्ट्रिच एग। तो सबसे छोटी किस्म होती है बैक्टीरिया में। देन अपन बात करें तो सबसे बड़ी कितनी होती है, 75 mm की होती है ऑस्ट्रिच में, ठीक है, ऑस्ट्रिच के जो अंडे में। सेल की स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, सबसे पहले बात करेंगे सेल वॉल। तो प्लांट सेल्स आर द सराउंडेड बाय ए नॉन लिविंग एंड रिज्ड कोट कॉल्ड एज अ सेल वॉल। इट इज़ सीक्रेटेड एंड मेंटेन्ड बाय प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म द्वारा सीक्रेट होती है और मेंटेन की जाती है। द मेन फंक्शन ऑफ सेल वॉल और प्रोवाइड प्लांट सेल्स इज डिफाइन इट्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। सेल वॉल इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। सेल वॉल में मुख्यतः 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है मिडिल लेमेला, देन बात करें प्राइमरी सेल वॉल, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेल वॉल। तो जो मिडिल लेमेला होता है वो कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, जो दो डिफरेंट सेल्स हैं उनकी सेल वॉल के बीच में जोड़ने का काम करता है। फिर अपन बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल, इट इज़ डिपॉजिट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मिडिल लेमिला। इट इज़ अ मेन कंस्टिट्यूट आर हेमीसेल्यूलोज 53% एंड द सेल्यूलोज 30%। सेल इज़ अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंटेन ओनली प्राइमरी सेल वॉल। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है उनमें ओनली प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है, जिसमें मुख्यतः क्या होता है, हेमीसेल्यूलोज होता है 53% और इसके बाद सेल्यूलोज होता है 30%। इसके बाद अपन बात करें सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल, इट इज़ अ कंपोस्ट मेनली सेल्यूलोज। सेकेंडरी वाली होती है उसमें क्या बना होता है, मुख्यतः सेल्यूलोज होता है और ये इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो द मेम्ब्रेन इनक्लूजिंग साइटोप्लाज्म ऑफ ए सेल इज नाउन एज अ प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट composed of a lipids 60% and protein 40%. इट एक्ट एज अ परमेबिलिटी बैरियर। देखो जो अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है, ठीक है। और इसकी थिकनेस कितनी होती है, 75 आर्मस्ट्रॉन्ग इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है। और इसके साथ ही क्या करती है, इट इज़ एक्ट एज अ परमेबिलिटी बैरियर एंड एक्ट एज अ व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम वन ऑर्गेनल टू अनदर। देन अपन बात करें साइटोप्लाज्म के बारे में, तो सब्सटेंसेस एक्सेप्ट न्यूक्लियस सराउंडेड बाय द प्लाज्मा लेमा आर नाउन एज अ साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो न्यूक्लियस को छोड़ के जो सराउंडेड प्लाज्मा लेमा के द्वारा जो सराउंडेड होंगे उन सबको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इट में कंटेन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे अपन ER भी बोलते हैं। एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्लूड स्पेसेस इज नाउन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER इज नॉट फाउंड इन RBC, जो अपनी RBC होती हैं रेड ब्लड सेल्स, एग्स और एम्ब्रियोनिक सेल्स होती हैं, एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता। ER में दो तरह के होते हैं, एक होता है स्मूथ एंडो ER और दूसरा होता है रफ ER। तो जो स्मूथ ER होता है उसकी जो सतह होती है उस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए वो स्मूथ होता है। और रफ वाले में क्या होता है, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जो सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं, तो जो राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है, जबकि जो स्मूथ वाला है उसमें कोलेस्ट्रॉल तथा प्रोगेस्टेरॉन तथा टेस्टोस्टेरोन हैं, इन सब में संश्लेषण को सहायक करता है। फंक्शंस क्या हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इट प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल बेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, provides channel for the transport of material among cell organelles,
अब इसके बाद अपन दूसरा मुख्य ऑर्गन है वो है राइबोसोम। राइबोसोम को अपन क्या बोलते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री बोलते हैं। दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ अबाउट 20-100 आर्मस्ट्रॉन्ग इन डायमीटर एंड आर कंपोज्ड ऑफ द आरएनए एंड प्रोटीन। तो जो राइबोसोम होते हैं वो किस किस के बने होते हैं, उसमें आरएनए होता है, प्रोटीन पाया जाता है, तथा जो मुख्य बात इसकी ये है कि राइबोसोम में डीएनए नहीं पाया जाता। राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड एंड असेंबल्ड इन न्यूक्लियोलस। तथा राइबोसोम कहाँ पर बनते हैं, जो न्यूक्लियोलस होता है केंद्रीय कक्ष के अंदर बनते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। देखो इसमें जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग अपन इनको बांटे, तो इसको मुख्यतः दो प्रकार का बांटा गया है, एक तो 18S और दूसरा होता है 17S। तो जो 18S वाला होता है वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है और जो 17S होता है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। जब अपन बात करें तो 18S को जब अपन तोड़ते हैं, डिसोसिएट का होता है, जब मैग्नीशियम आयन का जब कंसंट्रेशन कम हो जाता है तब ये डिसोसिएट हो जाता है 60S यूनिट और 40S यूनिट के में, ठीक है। जब हम बात करें तो 70S वाला जो है वो डिसोसिएट के कब हो जाता है 50S तथा 30S में डिसोसिएट हो जाता है मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन कम होने पर। देखो जो 70S है वो जनरली प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, और जो प्लास्टिड होता है उसमें भी 70S टाइप का ही पाया जाता है। तो सब अपने लिए पता चलता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो क्या है, एंडोसिम्बायोटिक ऑर्गेनल्स के तौर पे थे पहले, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या मुख्य अंतर है उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो देखो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, ऑल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स लाइक द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। और इसमें ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जनरली एब्सेंट होते हैं। जबकि अपन बात करें तो यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि जो अपने प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें न्यूक्लियस लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। और जनरली अपन बैक्टीरिया में देखें तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो अपन बात करें न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जब अपन बात करें प्रोकैरियोटिक में तो न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। बोथ 17S and 80S ribosome are present. Only 17S type of ribosome are present. Cytoplasm has a microtubule. Cytoplasm does not have any microtubules. Examples में cells of higher plant and animals. और अपन प्रोकैरियोटिक में बात करें तो बैक्टीरियल सेल्स, फंगाई, etc. इसके बाद अपन बात करें तो गोल्गी बॉडी है, ठीक है। गोल्गी बॉडी क्या करता है, ऑल्सो कॉल्ड एज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। गोल्गी बॉडी क्या कहते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विथ ER एंड लाइसोसोम। क्योंकि जो अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम से एसोसिएटेड होती है, प्रोवाइड साइट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ लाइटिक एंजाइम एंड सपोर्ट सेल वॉल फॉर्मेशंस। तो गोल्गी बॉडी का मुख्य काम क्या है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, ठीक है, गोल्गी बॉडी का काम है। जब अपन बात करें लाइसोसोम के बारे में, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड द साइट ऑफ द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मेनली एसिड फॉस्फेटेज। तो जो एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम होता है वो मेनली लाइसोसोम में बनता है, और ये क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइसोसोम में पाए जाते हैं। लाइसोसोम कॉमन इन एनिमल सेल्स बट आल्सो प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम इज ऑटोलाइसिस, नाउन एज अ सुसाइडियल वैग। क्या होते हैं इसमें, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, कभी कभी ये क्या होता है, फट जाता है तो उस सेल को ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इस कारण इसको सुसाइडियल वैक्स भी बोलते हैं। डाइजेस्ट सेल इटसेल्फ। तो अपन बात करें तो पैरोक्सिसोम के बारे में, मेनली अगर इन द फोटोसिंथेटिक सेल ऑफ द हायर प्लांट एंड कंसर्न्ड विद ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म एंड और फोटो रेस्पिरेशन ऑफ C3 प्लांट्स। देखो जो फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें मुख्यतः अपने 3 ऑर्गेनल्स संबंधित होते हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो 3 ऑर्गेनल्स हैं ये उसमें संबंधित होते हैं, तो इसमें पैरोक्सिसोम भी आता है। देन अपन बात करें तो स्फेरोसोम के बारे में, दीज आर द साइट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड आर द फाउंड इन द प्लांट सेल्स ओनली। स्फेरोसोम्स किसमें, प्लांट सेल्स में ओनली पाए जाते हैं। दे डू नॉट अकर इन एनिमल सेल्स, कंटेन अप टू 98% लिपिड। देयर फंक्शन में बी द लिपिड स्टोरेज। देन अपन बात करें ग्लाई ऑक्सीसोम्स। देखो ग्लाई ऑक्सीसोम किससे रिलेटेड है, जो ग्लाई ऑक्सीलेट जो मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, और जो आपने जो जर्मिनेट करने वाले जो सीड्स होते हैं उनमें क्या होता है, लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने में भी ये मदद करता है, ठीक है। देन अपन बात करें वैक्यूल्स के बारे में, तो जो वैक्यूल की जो रिक्तिका में क्या होता है, जनरली स्टोरेज का काम करती है, ठीक है। द प्लांट सेल हैव वन और मोर वैक्यूल्स ऑफ द वेरिएबल साइज। इट कंटेन्स सेल शेप एंड
Large part of the cytoplasm, up to 90%, is occupied by large vacuole. Vacuoles are surrounded by a unit membrane. ये जो वैक्यूल्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं अपन टोनोप्लास्ट बोलते हैं. देन अपन बात करें सेंट्रियोल्स के बारे में, तो सेंट्रियोल क्या होते हैं? दीज आर कन्फाइंड टू एनिमल सेल्स एंड आर नॉट फाउंड इन द प्लांट सेल्स. जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो जनरली किस में पाए जाते हैं? प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, बल्कि एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं. इसके बाद अपन बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया. दीज आर द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल्स एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. देखो जहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन होता है और क्रेब्स साइकिल होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जहाँ पे काम कर रहा होता है उस जगह का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया. तो माइटोकॉन्ड्रिया को देख लेते हैं क्या क्या दिया है इस बुक में इसके बारे में. ओरिजिनेटेड बाय द फ्यूजन ऑफ प्रे एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जो पहले से जो माइटोकॉन्ड्रिया उसी के द्वारा बनता है. ठीक है. एन एवरेज सेल में हैव 200 to 800 माइटोकॉन्ड्रिया. इसे जो सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है क्योंकि ये जनरली पावर को जनरेट करता है. माइटोकॉन्ड्रिया आर सराउंडेड बाय 2 कंसेंट्रिक यूनिट मेम्ब्रेन नेम्ड आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन. तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक होती है आउटर मेम्ब्रेन और दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन. द रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्स कंटेन 3 लेयर एंजाइम कॉम्प्लेक्सेज. फर्स्ट है NADH dehydrogenase complex, then VC1 complex and cytochrome oxidase complex. These enzyme complexes are embedded in the inner membrane. The infolds of inner membrane are known as a cristae. तो मुख्यतः 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उसको अपन बोलते हैं क्रिस्टी. ठीक है. द cristae greatly increase the area of inner membrane and have oxysomes known as electron transport particle. तो जो क्रिस्टी होती है उसी में अपने कौन से ऑक्सीसोम जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो जुड़े होते हैं जिन्हें फर्नांडिस कण भी बोला जाता है. फर्नांडिस मॉर्गन कण भी कहा जाता है जिनको, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स भी इन्हीं को बोलते हैं. जो क्रिस्टी होते हैं वो मुख्यतः क्या बढ़ाती हैं? इसका एरिया बढ़ा देती हैं इनर मेम्ब्रेन का. द स्पेस ऑन द इनसाइड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन इज नाउन एज अ मैट्रिक्स. तो जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस पाया जाता है उसको बोलते हैं अपन मैट्रिक्स. इट कंटेन्स अ वेराइटी ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दैट मेक इट सिलेक्टिवली परमेबल टू मॉलिक्यूल्स मेटाबोलाइज्ड in the matrix. In addition to the protein, it carries out the oxidation reactions of respiratory chain. Example, the electron transport chain and ATP synthesis in the matrix. जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी वो और एटीपी सिंथेसिस काम करती है मैट्रिक्स में होती है. द रेस्पिरेटरी चेन कैरीज आउट ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन दैट जनरेट मोस्ट ऑफ द एटीपीज इन द एनिमल सेल्स. सो इट्स नेम्ड एज अ पावर हाउस ऑफ सेल. इसी कारण इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अधिकांश जो एटीपी का निर्माण इसी जगह पे होता है. फिर अपन बात करें क्लोरोप्लास्ट के बारे में. लवक. क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? एक्चुअल साइज होते हैं फोटोसिंथेसिस की, जहाँ पे वास्तविक तौर पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया देखने को मिलती है. क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल विच इम्पार्ट द कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर ऑफ द प्लांट. क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? थाइलेकोइड होता है. थाइलेकोइड में मुख्यतः क्या पाई जाती है? जो अपनी क्लोरोफिल होती है वो जनरली पाई जाती है. तो द मेम्ब्रेन फ्री स्पेस इंक्लोज बाय द मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज रिफर्ड एज स्ट्रोमा. देखो इसमें भी 2 पार्ट पाए जाते हैं, एक तो स्ट्रोमा पाया जाता है, एक ग्रेना पाया जाता है. तो स्ट्रोमा में क्या होता है? जो डार्क रिएक्शन होती है वो स्ट्रोमा में पाई जाती है और जो अपनी लाइट रिएक्शन होती है वो ग्रेना में पाई जाती है. ईच ग्रेनम कंटेन 5 to 25 फ्लैट क्रिस्टीना स्टाल्क ऑन टॉप ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड थाइलेकोइड. देखो जो थाइलेकोइड में जो प्रत्येक ग्रेना होता है उसमें थाइलेकोइड के सिक्के, कॉइन्स की तरह जो सिक्के होते हैं 5 से लेकर 25 वो जमे होते हैं. ठीक है, इनको थाइलेकोइड बोलते हैं. इट हैज़ अ क्वांटोसोम विद 250 to 300 photosynthetic units. In addition to chloroplast, plant cell contain 2 more type of plastid called the leucoplast और chromoplast. देखो क्लोरोप्लास्ट का रंग तो कैसा होगा? हरा होगा. तो अपन बात करें तो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? क्रोमो मतलब कलर ही होगा, लेकिन हरे को छोड़कर जो बाकी कलर के जो होते हैं पिगमेंट्स होते हैं उनको अपन क्रोमोप्लास्ट में डिवाइड कर देते हैं. और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उसमें क्या होते हैं? कलरलेस प्लास्टिड होते हैं जो स्टोरेज का काम करते हैं जनरली स्टार्च, प्रोटीन और फैट्स का. देन अपन बात करें न्यूक्लियस के बारे में. न्यूक्लियस कंटेन, तो जो मुख्य आ जाता है प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के तौर पर अपन देखें तो न्यूक्लियस का कंटेन करता है. न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं सेल के फंक्शंस को. ठीक है, हैविंग ऑलमोस्ट ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ द सेल. इट प्रोड्यूसेस राइबोसोम्स, tRNA, mRNA एंड सर्टेन अदर RNAs. इनको भी ये प्रोड्यूस करता है. इसके बाद जो सेकेंड यूनिट है वो है सेल डिवीज़न.
तो जो सेल डिवीज़न है ये क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स इज रेफर्ड एज अ सेल डिवीज़न। मतलब जो पहले से उपस्थित जो सेल्स हैं उसी से नई सेल के बनने की जो प्रक्रिया है उसी को बोल जाता है सेल डिवीज़न। ये मुख्यतः दो टाइप की होती है, माइटोसिस और मियोसिस। तो जो माइटोसिस की प्रक्रिया है वो जनरली किस में देखी जाती है? जो अपनी सोमेटिक सेल्स होती हैं उनमें जनरली देखने को मिलती है। A cell division in which one cell give rise to the two cells of genetically identical to the cell which is produced them. Occurrence in somatic cells responsible for vegetative growth. तो अपने जो शरीर में जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, ठीक है, मतलब जो सोमेटिक सेल्स में जो ग्रोथ हो रही है तो वो मेनली किसके द्वारा होती है? माइटोसिस द्वारा होती है। और जो माइटोसिस द्वारा जो सेल्स बनती हैं वो कैसी बनती हैं? जैसी पेरेंटल सेल होंगी उसी के जैसी बनती हैं, ठीक है, आइडेंटिकल सेल्स बनती हैं। जब अपन बात करें मियोसिस के बारे में, तो सेल डिविजन्स इन विच वन सेल with two set of chromosomes give rise to four cells with one set of chromosome each। तो मतलब जो मियोसिस की प्रक्रिया है उसमें क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर जो डॉटर सेल्स बनेगी उसमें आधे हो जाएंगे और एक पेरेंटल सेल से कितनी करीब जो 4 सेल्स बनेगी। कितनी बनेगी? एक सेल से 4 सेल बनेगी। इट्स अक्यूरेंस इन गैमेट फॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होते हैं? जो गैमेट फॉर्मेशन होता है अपना जनरली उस अवस्था में देखने को मिलती हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जहाँ अपन बात करें माइटोसिस के बारे में, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इज़ द सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स ईच हैविंग ए न्यूक्लियस विद अ सेट ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट क्रोमोसोम। जबकि अपन माइटोसिस में बात करें तो माइटोसिस में जैसे पेरेंटल क्रोमोसोम होगा उसी तरीके से डॉटर सेल्स बिल्कुल आइडेंटिकल होती है, इसमें क्रोमोसोम रिडक्शन नहीं होता बिल्कुल भी। तो अपन बात करें सेल साइकिल को डिवाइड करें तो सेल साइकिल में मुख्यतः 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले इंटरफेज, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो, इंटरफेज और एम फेज में अपन जनरली क्लासिफाइड करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंटरफेज। तो इंटरफेज क्या होती है? जो सेल साइकिल हो, सेल साइकिल की सबसे बड़ी फेज इंटरफेज को मानते हैं। और अपन इसको डिवाइड करें तो इसको मुख्यतः 3 फेजेस होती हैं, G1, S और G2। G0 भी होती है लेकिन अपन जनरली इसको नहीं मानते। तो जो G1 फेज है ये क्या होती है? प्री DNA रेप्लिकेशन फेज है जिसमें DNA का रेप्लिकेशन नहीं हुआ है। प्रोटीन और RNA संश्लेषण इसी अवस्था में होता है। देन अपन बात करें तो S मतलब होता है सिंथेसिस फेज जिसमें DNA का संश्लेषण होता है इसी अवस्था में, S फेज में। और स्टोन प्रोटीन होती है वो भी इसी अवस्था में बनती है। देन अपन बात करें G2, तो G2 जो फेज है उसमें क्या होता है? पोस्ट DNA रेप्लिकेशन फेज है, ठीक है। देखो, DNA रेप्लिकेशन तो इस वाली अवस्था में हो रहा है, तो इससे जो पहले आएगी वो कैसी होगी? प्री DNA रेप्लिकेशन। और इससे बाद वो आएगी कौन सी होगी? पोस्ट रेप्लिकेशन, पोस्ट DNA रेप्लिकेशन फेज। RNA एंड प्रोटीन पर्टिकुलरली कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल सिंथेसिस। देन अपन बात करें जो माइटोटिक फेज होती है उसमें जनरली अपनी 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो अपन सबसे पहले बात करें तो प्रोफेज में क्या होता है। देखो, जनरली इन माइटोटिक सेल डिवीजन स्मॉल सब यूनिट्स ऑफ प्रोफेज आर एब्सेंट। अपीयरेंस ऑफ डिफाइनेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियर। मतलब एक धागेनुमा संरचना प्रोफेज अवस्था में जनरली देखने को मिलती है। देन अपन बात करें मेटाफेज के बारे में, तो मेटाफेज अवस्था में क्या होता है? जो अपनी न्यूक्लियोलस होती है उसका डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। देन इसके बाद अपन बात करें तो अपीयरेंस ऑफ स्पिंडल अपैरेटस, जो अपने स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है, दिखने लगते हैं। देन अपन बात करें तो क्रोमोसोम अरेंज्ड इन द इक्वेटोरियल प्लेट कॉल्ड एज अ मेटाफेजिक प्लेट। तो ये देखो, ये पर्टिकुलर सेल है तो इसकी जो ये प्लेट है इस पे क्रोमोसोम आ जाएंगे, ठीक है, ये। और ये पोल्स हैं, ये यहाँ से स्पिंडल फाइबर द्वारा इससे ये जुड़े रहेंगे, ठीक है, इस जगह पे जुड़े रहते हैं, ठीक है। A chromosome arranged in an equatorial plate called as a metaphagic plate, shortest and thickest state of chromosome। इसमें क्या होती है? शॉर्टेस्ट होती है और थिकेस्ट स्टेज होती है क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम आर क्लियरली विजिबल एट मेटाफेज। तो अपन अगर आपको क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो आपको कौन सी स्टेज में उसको स्टडी करनी चाहिए? तो मेटाफेज अवस्था आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। देन अपन बात करें एनाफेज अवस्था के बारे में, तो एनाफेज अवस्था में क्या होता है? जो क्रोमेटिड्स होते हैं सेपरेट इट सेंट्रोमियर्स सेंट्रोसोम्स एंड मूव टूवर्ड द अपोजिट साइड्स कॉल्ड एज द एनाफेजिक मूवमेंट। मतलब क्या होगा? एनाफेज अवस्था में जो क्या होंगे? गुणसूत्र जो क्रोमेट्स होंगे वो अपोजिट साइड्स पे पोल पे मूव करेंगे। स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ
माइटोसिस, फेज ऑफ माइटोसिस। और अपन बात करें तो टीलोफेज में क्या होगा, टीलोफेज में जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल से रीअपेयर हो जाते हैं। इट इज़ अपोजिट टू प्रोफेज, जो प्रोफेज अवस्था में जो काम होता है उसके जनरली ये अपोजिट फेज मानी जाती है। देन अपन बात करें साइटोकाइनेसिस, इट इज़ अ कंप्लीट बाय द एंड ऑफ द टीलोफेज at the equatorial plate membrane element of endoplasmic reticulum and the product of the Golgi body is organized into the phragmoplast, give rise to the cell plate and subsequently to middle lamella। देखो सेल प्लेट बनेगी और क्या होगा, मिडिल लेमेला भी बन जाएगा। देन अपन बात करते हैं मियोसिस के बारे में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मियोटिक सेल डिवीजन फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय बेनेडन इन 1883 इन द राउंड वर्म। सबसे पहले किसने खोजा था इसको, डिस्क्राइब किया था वेनेडेन ने 1883 के टाइम पर राउंड वर्म में। मियोटिक डिवीजन ऑफ वन सोमेटिक टू एन सेल गिव राइज टू द 4 हैप्लॉइड एंड डॉटर सेल्स। मतलब ये सोमेटिक गलत लिखा है, यहाँ पे क्या आएगी, गैमेटिक सेल्स आएगी। तो मियोटिक division of one somatic 2n cells give rise to 4 haploid daughter cells. The reduction in the chromosome number of the daughter cells is the mainly due to the single S phase followed by the 2 successive nuclear divisions। तो मतलब इसका मुख्य कारण क्या है कि इसमें जो अपना जो क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। देखो मियोसिस में दो बार डिवीज़न होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, लेकिन इसमें जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो एक ही अवस्था में होता है, मतलब एस फेज में एक बार ही होता है। ठीक है, तो 2 बार इसमें नहीं होता डीएनए फेज, इस कारण क्या होता है, क्रोमोसोम की नंबर आधी रह जाती है। हैंस ड्यूरिंग मियोसिस क्रोमोसोम रेप्लिकेट ओनली वंस विल द न्यूक्लियाई डिवाइड ट्वाइस। तो क्रोमोसोम क्या होंगे, एक ही बार रेप्लिकेट होते हैं, बट जो न्यूक्लियस जो डिवाइड होता है न्यूक्लियाई डिवाइड ट्वाइस। देन अपन बात करें मियोसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग गैमेट और स्पोर फॉर्मेशन, देयरफॉर इट इज कन्फाइंड एज अ रिप्रोडक्टिव सेल्स। देन अपन बात करें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बारे में, तो रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ द क्रोमोसोम नंबर्स टू जस्ट हाफ टू द मदर सेल्स। मतलब जो अपने लिए जो रिजल्ट मिलेगा मियोसिस के बाद में, तो उसमें क्या होगा कि जैसे पेरेंटल में 2 क्रोमोसोम की मात्रा 14 है, तो उसके बाद अपन देखें तो उसमें जो इसका प्रोडक्ट मिलेगा मियोसिस का उसमें कितने होंगे, तो उसमें जनरली 7 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। इसी कारण जो अपनी मियोसिस होती है उसे क्या बोला जाता है, न्यूनकारी विभाजन या रिडक्शनल डिवीजन भी इसको जनरली अपन बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट फेजेस, इसमें जनरली 4 डिफरेंट फेजेस होती हैं। प्रोफेज, फर्स्ट प्रोफेज, दिस इज द लॉन्गेस्ट इन द ड्यूरेशन एंड डिवाइड इनटू द 5 सब स्टेजेस। तो जो प्रोफेज है अपनी फर्स्ट प्रोफेज, उसको अपन ने 5 स्टेजेस में बांटा है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन और डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। इन 5 स्टेज का नाम आप याद रखना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, तो लिप्टोटीन अवस्था में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंसेशन होगा सो दैट दे विजिबल एज अ फाइन थ्रेड फॉर्म्ड एज अ स्ट्रक्चर ऑफ बॉयकॉट्स डीएनए आरएनए सिंथेसिस होगा इसमें। देन अपन बात करें तो जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है, इसमें क्या होगा, सिनेप्सिस होगा और पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। इसमें क्या होगा, सिनेप्सिस होगा, मतलब कि पेयरिंग बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम। देन अपन बात करें तो पैकाइटीन अवस्था में क्या होता है, पैकाइटीन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, इसके बाद टेट्राड देखने को मिलता है, बाइवेलेंट, ये सब इसके मेन इवेंट हैं। देन अपन बात करें तो डिप्लोटीन अवस्था में क्या होता है, डिप्लोटीन अवस्था में कियास्मेटा जो एक्स आकृति की संरचना होती है वो जनरली बनती है। देन अपन बात करें तो डाइकाइनेसिस अवस्था में क्या होती है, जो कियास्मेटा क्या हो जाता है, पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, टर्मिनेशन ऑफ कियास्मेटा। इसके बाद अपन जो तीसरी इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो क्रोमोसोम को सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था, तो सबसे पहले डिस्क्राइब किया था स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 के टाइम पे। और इसके बाद जो क्रोमोसोम टर्म दी थी वाल्डियर ने 1888 के टाइम पे। क्रोमोसोम नंबर कैन बी काउंटेड विद द रिलेटिव केसेस ओनली ड्यूरिंग माइटोटिक मेटाफेज। तो क्रोमोसोम अपन मैंने बताया पिछली उसमें यूनिट में कि क्रोमोसोम को अपन कौन सी स्टेज में देखेंगे, तो मेटाफेज अवस्था में अपन देखेंगे और उसी टाइम पे अपन कोई क्रोमोसोम नंबर को काउंट कर लेंगे। अब आती है जो प्लांट में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। सबसे पहले अपन देखो बारले, तो बारले में कितने होंगे, 14 होंगे। देन अपन बात करें तो टोमेटो में कितने होंगे, 24 होंगे। ऑनियन में होंगे 16, ऑनियन में भी 16 होंगे, और जो चना होता है उसमें भी 16 होंगे। 48 किस्म होंगे, टोबैको में 48 होंगे। इसके साथ अपन बात कर लें बारले और बाजरा, इन दोनों में 14 होते हैं। इसके बाद अगर अपन देखें तो राइस में कितने होते हैं,
राइस में कितने होंगे 24 होंगे। देन अपन बात करें तो बाजरा में 14 होंगे, पी में कितने होंगे 14 होंगे, राई में कितने होंगे 14 होंगे, पोटैटो में 48 होते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो ज्वार और मेज दोनों में होते हैं 20-20। अब जब अपन आ जाएँ तो एनिमल्स में अगर देखें तो हनी बी मतलब मधुमक्खी में कितने होते हैं 32 होते हैं। जो राउंड वर्म है या हॉर्स वर्म है इनमें कितने कितने क्रोमोसोम होते हैं 2। एस्केरिस मैगेलोसेफेला में 2 पाए जाते हैं। देन अपन बात करें तो फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोवेस्टर इसमें 8 होते हैं। और जो मैन होता है उसमें होमोसेपियंस उसमें 46 होते हैं। हाउस फ्लाई में कितने होते हैं 12 होते हैं। और रेट में कितने होते हैं रेटस नॉर्वे जीकस में 42 होते हैं। देन अपन बात करें तो जेनेटिक मटेरियल की अगर अपन बात करें तो क्रोमोसोम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो क्रोमेटिन क्या होती है, इट इज़ अ कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्रोटीन एंड आरएनए। ये तीनों चीज़ों से बनी होती है, डीएनए प्रोटीन और आरएनए से मिलके। देन अपन बात करें तो हिस्टोन क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है कंस्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ द टोटल क्रोमोसोमल प्रोटीन। मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो मुख्यतः जो क्रोमोसोम में पाई जाने वाली प्रोटीन है उसका 80% भाग यही बनाती है। देन अपन बात करें तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए। देन अपन बात करें तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है कंटेंस मैनी न्यूक्लियोटाइड्स। देन अपन बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, देखो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स में आपको अंतर कन्फर्मली याद होना चाहिए। देखो न्यूक्लियो सबसे पहले क्या बनेगा शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ के क्या बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। और न्यूक्लियोसाइड में अगर अपन ने फास्फेट जोड़ दिया तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो दैन अपन बात करें तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन होता है और एक पिरामिडीन होता है। तो जो प्यूरिन वाले होते हैं उसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है और जो पिरामिडीन वाले होते हैं उसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। प्यूरिन 2 होते हैं एडेनिन और ग्वानिन तथा पिरामिडीन 3 होते हैं थाइमिन साइटोसिन और यूरेसिल। तो जो थाइमिन और साइटोसिन है वो आरएनए में पाए जाते हैं तथा जो यूरेसिल है वो जो थाइमिन और साइटोसिन ये कहाँ पे पाए जाते हैं डीएनए में पाए जाते हैं। और जो यूरेसिल है वो थाइमिन के प्लेस पे आरएनए में देखने को मिलता है। तो इसी को बताने के लिए चारगाफ का लॉ आता है, ठीक है। तो चारगाफ का लॉ क्या बोलता है, तो जो प्यूरिन की मात्रा होगी वो पिरामिडीन की मात्रा के बराबर होगी, ठीक है। ये चारगाफ का नियम बोलता है। मतलब एडिनिन प्लस गुआनिन को जब अपन डिवाइड कर देंगे थाइमिन प्लस साइटोसिन से तो इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 1 रेशियो आएगा। तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये कौन सा नियम है चारगाफ का नियम जो कि डीएनए पे ही ओनली लागू होता है। इसके बाद अपन बात करें तो आरएनए के बारे में, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड और जबकि डीएनए क्या होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। देन अपन बात करें आरएनए में तो इट इज़ फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एज वेल एज इन द न्यूक्लियस। ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है। इट इज़ जनरली इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस एंड एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल फॉर द ऑल प्लांट वायरसेस। जनरली अपन देखें तो टोबैको मोजेक वायरसेस कंटेन सिंगल स्ट्रैंड आरएनए एक्सेप्ट कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस विच कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो मतलब अपन देखें तो जो अधिकांशतः जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनमें क्या पाया जाता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल के तौर पे पाया जाता है। जबकि जो डीएनए है वो कुछ एनिमल वायरसेस में देखने को मिलता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ आरएनए, तो आरएनए मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं, मुख्यतः बोल रहा हूँ, ठीक है। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो एम का मतलब होगा मैसेंजर आरएनए, टी का मतलब होगा ट्रांसफर आरएनए और आर का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। इट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं एमआरएनए के बारे में। तो एमआरएनए क्या करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है मैसेज के तौर पे, मैसेंजर के तौर पे। इट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन द डीएनए, ठीक है। फॉर्म्स अबाउट, देखो जो मैसेंजर आरएनए होता है उसमें क्या होता है कोडॉन होता है, जबकि जो अपन टीआरएनए बनते हैं उसमें क्या होता है एंटी कोडॉन होता है। जो अपन ट्रांसलेशन की प्रोसेस पढ़ते हैं ना प्रोटीन संश्लेषण की, तो उसमें आपको अच्छे से इसको समझाऊंगा इस टॉपिक को। इट कैरीज द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन द डीएनए फॉर्म्स अबाउट द 5 to 10% ऑफ द टोटल आरएनए प्रेजेंट इन द सेल। तो ये जो टोटल आरएनए प्रेजेंट है उसका 5 से 10% भाग ये बनाता है। देन अपन बात करें सबसे कम मैसेंजर आरएनए देखने को मिलता है जनरली। देन अपन बात करें तो ट्रांसफर आरएनए मतलब टीआरएनए के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज सॉल्यूबल आरएनए, मतलब एसआरएनए भी इसको जनरली बोलते हैं। इट कैरीज अमीनो एसिड टू द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो अपना जो टीआरएनए होता है उसकी जो थर्ड साइड होती है उस पर क्या होता है एमिनो एसिड को ये कैरी करता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे लूप भी होते हैं, 3 लूप होते हैं, 3-4 लूप होते हैं।
तो उनको भी आपको अच्छे से दिखा पढ़ाऊँगा मैं। इट फॉर्म्स 10 to 15% ऑफ द टोटल RNA प्रेजेंट इन द सेल। देन अपन बात करें राइबोसोमल RNA के बारे में, rRNA जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है और ये न्यूक्लियोलस में जनरली बनता है। इट फॉर्म्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल RNA। ठीक है, अपन बात करें अब DNA के बारे में, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड के बारे में। इट इज़ अ डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स मेड फ्रॉम द मैनी न्यूक्लियोटाइड्स। DNA से प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। तो DNA कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट में DNA की पुष्टि कितने की थी, प्लेटू एंड निश ने। ठीक है, तो ये आप याद रखना। इट इंक्लूड्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर द DNA एप्लीकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। इसके बाद अपन बात करते हैं जो चौथी यूनिट है, क्रोमोसोमल एबरेशंस। तो क्रोमोसोमल एबरेशन जो फोर्थ यूनिट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी चेंज विच अल्टर द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम इज नाउन एज अ स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशंस। देखो, अगर कोई भी किसी भी कारण से अगर अपना जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल एबरेशंस बोलते हैं। तो ठीक है, अपन अगर इनको टाइप को देखें तो डिलीशन, डुप्लीकेशन, देन अब होगा ट्रांसलोकेशन और चौथा होगा इन्वर्जन। तो ये मुख्यतः 4 टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, डिलीशन मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कुछ चीज़ डिलीट हो रही है। देन अपन को बात कर रही है डुप्लीकेशन, तो डुप्लीकेशन मतलब कि उसका डुप्लीकेट कॉपी बन रही है। देन अपन बात करें तो ट्रांसलोकेशन होता है, तो मतलब ट्रांस मतलब क्या होगा, दोनों के बीच, और लोकेशन मतलब कि उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, तो ट्रांसलोकेशन में लोकेशन चेंज हो जाती है। और देन अपन बात करें तो इन्वर्जन में जो अपना सीक्वेंस होगा, बेस सीक्वेंस, वो 180 डिग्री से घूम जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिलीशियस। डिलीशन के कारण क्या होती है, डिफिशियंसी देखने को मिलती है। जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम का सेगमेंट होता है वो डिलीट हो जाता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्पीसीज फॉर्मेशन एंड रिलीजिंग वेरिएबिलिटी थ्रू म्यूटेशंस। डिलीशंस आर इंपॉर्टेंट साइटोलॉजिकल टूल्स फॉर मैपिंग जीन्स। जब हम मैपिंग करते हैं तो उसमें अपन जो डिलीशन मैपिंग करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि पर्टिकुलर मैप पे पर्टिकुलर जीन्स को अपने लिए कौन सा कहाँ पे जीन लोकेट है, उसमें अपन डिलीशन मैपिंग की यूज़ करते हैं। लेकिन डिलीशन जो मैपिंग होती है वो जनरली देखें तो डिलीटोरियस, जो डिलीशन होते हैं, म्यूटेशन, वो क्या होता है, डिलीटोरियस इफेक्ट प्लांट पे शो करते हैं। देन अपन बात करें तो डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन मतलब डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगी, मतलब रिपीट होगा। एक क्रोमोसोम सेगमेंट प्रेजेंट इन अ मोर देन 2 कॉपीज इन द सेम न्यूक्लियस, it result in the addition of one or more genes to the chromosome. Duplication are less harmful than the deletion। तो डिलीशन की तुलना में अपन देखें तो डुप्लीकेशन क्या है, ये लेस हार्मफुल है। दे डोंट रिड्यूस द वाइबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब ये जो इंडिविजुअल की जो वाइबिलिटी है उसको ये रिड्यूस नहीं करते। और डुप्लीकेशंस लीड टू एडिशन ऑफ सम जीन्स इन द पॉपुलेशन। और जो मुख्यतः अपन देखें तो इवोल्यूशन में जो जीन्स के जो इवोल्यूशन में जो मुख्य भूमिका निभाई है वो किसने निभाई है, डुप्लीकेशन नहीं निभाई है, क्योंकि डुप्लीकेट होते जाते हैं जीन और इनके द्वारा नए जो कैरेक्टर्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। देन अपन बात करें तो ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, वन वे और रेसिप्रोकल ट्रांसफर ऑफ सेगमेंट्स बिटवीन नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम इज नाउन एज अ ट्रांसलोकेशन। अब आपको 2 टर्म यहाँ पे अच्छे से समझ लेनी चाहिए। एक होता है ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन, और दूसरा होता है CO, मतलब कि अपना जो क्रॉसिंग ओवर है। ठीक है, इन दोनों के बीच। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, जो अपने होमोलोगस जो क्रोमोसोम होंगे उनके बीच में जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच में चेंज होगा। ठीक है, लेकिन अपन बात करें तो ट्रांसलोकेशन में क्या होगा, नॉन होमोलोगस जो क्रोमोसोम होंगे उनके बीच में जो क्या होगा, सेगमेंट्स का चेंज होगा। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में जनरल डिफरेंस है। ट्रांसलोकेशन अल्टर द क्रोमोसोम साइज, क्रोमोसोम नंबर, थर्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज। और ये जो ट्रांसलोकेशन है नई स्पीसीज के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे आर यूजफुल टूल इन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑफ ट्रांसलोकेशन इन ह्यूमन डाउन सिंड्रोम, जिसे अपन बोलते हैं मंगोलिज्म। ठीक है, कैन अराइजेज इन द प्रोजेनी ऑफ एन इंडिविजुअल हेटेरोजाइगोट्स फ्रॉम अ ट्रांसलोकेशन इन्वॉल्व क्रॉसिंग इन्वॉल्विंग क्रोमोसोम नंबर 21। तो जो डाउन सिंड्रोम है मतलब मंगोलिज्म, वो किस क्रोमोसोम के कारण होता है, 21वें क्रोमोसोम के कारण होता है।
देन अपन बात करें इन्वर्जन के बारे में, तो जीन ऑर्डर इज अ चेंज इन द इन्वर्टेड सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम, मतलब कि जीन ऑर्डर चेंज हो जाता है इन्वर्जन में। 180 डिग्री में वो सेगमेंट कटा, घूम के उसी 180 डिग्री से लग गया, तो मतलब पूरे जीन ऑर्डर ही बदल दिया उसने। देन अब अपन बात करेंगे 5th यूनिट है जीनोम। तो जीनोम क्या होता है, गुणसूत्र के जो अगुणित सेट होता है उसी को बोलते हैं जीनोम। ए बेसिक और मोनोप्लाइड सॉर्ट ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज ए जीनोम। या गुणसूत्र के अगुणित सेट को जीनोम कहा जाता है। देन अपन बात करें तो मोनोप्लाइड क्या होते हैं और हैप्लॉइड क्या होते हैं, इन दोनों में आपको अंतर समझ लेना बहुत ज़रूरी है। जो मोनोप्लाइड होते हैं, मोनोप्लाइड क्या होते हैं, जो डिप्लॉइड स्पीसीज होती है उसके हैप्लॉइड अवस्था को दर्शाते हैं, ठीक है, और कंटेन सिंगल क्रोमोसोम सेट एंड आर कैरेक्टरिस्टिकली स्टाइल। ये मोनोप्लाइड कैन बी हैप्लॉइड बट ऑल हैप्लॉइड कैन नॉट बी मोनोप्लाइड, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंट रखना चाहिए, क्योंकि एक मोनोप्लाइड हैप्लॉइड हो सकता है, परंतु जो सभी हैप्लॉइड्स होते हैं वो मोनोप्लॉइड नहीं होते। देन अपन बात करें तो हैप्लॉइड क्या होता है, सिंगल सेट ऑफ, एक और चीज़, जो अपना मोनोप्लॉइड होता है उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और जो हैप्लॉइड होता है अपना उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नाउन एज ए हैप्लॉइड। देन अपन बात करें तो यूजेस क्या हैं हैप्लॉइड के, तो अपन जब प्योर लाइन को डेवलप करते हैं तो उससे में अपन यूज़ कर सकते हैं। देन अपन बात करें तो डिसीज रेजिस्टेंस बढ़ाने में, डेवलपमेंट ऑफ इनब्रिड लाइंस और प्रोडक्शन ऑफ एन्यूप्लॉइड्स। देन अपन बात करें डबल हैप्लॉइड्स के बारे में, जिसमें दो हैप्लॉइड्स होंगे। डबल हैप्लॉइड्स प्लांट आर डेवलप्ड फ्रॉम द हैप्लॉइड्स बाय द डबलिंग ऑफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ हैप्लॉइड प्लांट बाय कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट। देखो एक हैप्लॉइड है पर्टिकुलर, उसमें अपन ने क्या दे दिया, कॉल्चिसिन दे दिया, तो उसमें क्या होगी, क्रोमोसोम डबलिंग हो जाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, n+n कंडीशन आ जाएगी, मतलब डबल हैप्लॉइड बन जाएगा वो। देन अपन बात करें तो पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, जब अगर दो से ज़्यादा जीनोम पाए जा रहे हैं तो उसको अपन बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी इट इज़ अ 2 टाइप की होती है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 जीनोम्स इन एन इंडिविजुअल इज नाउन एज अ पॉलीप्लॉइडी। इट इज़ अ 2 टाइप्स, ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी। देन अपन बात करें तो ऑटो, ठीक है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी में कहूँगी जो सभी जीनोम प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे, एक से होंगे, आइडेंटिकल होंगे। जैसे कि आप देख लो, ये जो जनरल देख लेते हैं, जैसे ए और ये कैसा है, ऑटो पॉलीप्लॉइड। देन अपन बात करें तो कौन सा, ए बी, तो ये किस में आ जाएगा, एन्यूप्लॉइड्स में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ऑटो पॉलीप्लॉइड के बारे में। इफ़ ऑल द जीनोम प्रेजेंट इन इंडिविजुअल आर आइडेंटिकल इट इज़ अ कॉल्ड ऑटो पॉलीप्लॉइड। इन मैनी स्पीसीज ऑटो पॉलीप्लॉइड्स शो इन इंक्रीज इन विगर एंड साइज, दिस फिनोमेना इज नाउन एज अ गिगाटिज्म। तो जो ऑटो पॉलीप्लॉइड स्पीसीज होती हैं उसमें जनरली अपन देखने को क्या मिलता है कि उनमें बिगर भी ज़्यादा होता है और उनका जो साइज़ भी होता है वो भी ज़्यादा होता है। तो इस जो फिनोमेना है इसको क्या बोलते हैं, गिगाटिज्म, इस फिनोमेना को अपन बोलते हैं। तो ऑटो पॉलीप्लॉइड में अपन क्या क्या देखने को मिलता है, ट्रिप्लॉइड, मतलब कि उसी एक पर्टिकुलर की 3 जीनोम पाई जाएंगे, जैसे ए, तो ये हो गया ऑटो ट्रिप्लॉइड। मतलब ऑटो टेट्राप्लॉइड में क्या होगा, ए और ये, मतलब पर्टिकुलर जीनोम के 4 सेट पाए जाएंगे। और ऐसे अपन पेंटाप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड को भी देख सकते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो ऑटो ट्रिप्लॉइड्स के बारे में, तो ऑटो ट्रिप्लॉइड्स में क्या होंगे, हैविंग 3 सेट ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ऑटो ट्रिप्लॉइड्स आर जनरली हाईली स्टाइल ड्यू टू द डिफेक्टिव गैमेट फॉर्मेशन। जो ऑटो ट्रिप्लॉइड होता है उनमें कैसे गैमेट फॉर्मेशन होता है, उसमें जनरली डिफेक्टिव गैमेट फॉर्मेशन होता है। बट ट्रिप्लॉइड्स ऑफ सम स्पीसीज आर हाईली फर्टाइल। लेकिन अपन देखें तो जो स्पेंच होता है, स्पेंच के जो ट्रिप्लॉइड्स होते हैं वो इसके अपवाद हैं, उसमें क्या होते हैं, वो हाईली फर्टाइल होते हैं। ट्रिप्लॉइड्स आर यूजफुल ओनली इन दोज प्लांट्स स्पीसीज विच प्रोपोगेट एसेक्सुअली लाइक बनाना, शुगर कैन एंड एप्पल। तो जो ट्रिप्लॉइड स्पीसीज़ हैं वो किस में यूज़फुल होती हैं, जो अपन एसेक्सुअली प्रोपोगेटेड क्रॉप्स होती हैं उनमें जनरली जो ट्रिप्लॉइड स्पीसीज़ होती हैं वो यूज़फुल होती हैं, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिक्कत आती है, जैसे कि गैमेट फॉर्मेशन वगैरह में। देन अपन बात करें तो बनाना, मोस्टली कल्टिवेटेड वेराइटीज़ ऑफ बनाना आर ऑटो ट्रिप्लॉइड्स 3n एंड आर सीडलेस। तो जो जनरली कैसी होती हैं, सीडलेस होती हैं और ऑटो ट्रिप्लॉइड होती हैं। फिर अपन बात करें तो जो वाटरमेलन होता है, तो वाटरमेलन में जनरली कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन्स आर सीडलेस एंड हैव द कैपेसिटी
of early maturity and disease resistance. These are the produced by the crossing between tetraploid and diploids. तो जो ट्रिप्लॉइड जो बनाना होता है उसको आप कैसे बनाओगे, तो आप लोगे 4n फीमेल लोगे, क्या लोगे 4n, इसको जनरली जो जापान में बनाया जाता है, और 2n का आप क्या लोगे, मेल लोगे, 2n का क्या लोगे, मेल लोगे, तब जाके आपकी जो प्रोजेनी मिलेगी वो 3n मिलेगी, ठीक है। तो ये जनरली कहाँ पे, जापान में यूज़ हो रही है। अगर आप इसको उल्टा कर दोगे, मतलब अगर आपने 4n मेल कर दिया और 2n की फीमेल कर दी, तो ये आपका ट्रिप्लॉइड प्लांट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, ठीक है। देन अपन बात करें तो शुगर बीट में, तो ट्रिप्लॉइड शुगर बीट प्रोड्यूस लार्जर रूट्स एंड मोर शुगर कंटेंट देन डिप्लॉइड्स। तो जो ट्रिप्लॉइड्स होते हैं शुगर बीट में, उसमें क्या होती है, ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है उनकी रूट्स में। देन इसके बाद अपन बात करें तो ऑटो टेट्राप्लॉइड्स। ऑटो टेट्राप्लॉइड्स दे हैव 4 कॉपीज ऑफ द सेम जीनोम, मतलब कि इसमें कैसी 4 कॉपीज पाई जाएंगी उसी पर्टिकुलर जीनोम की, जैसे ए एंड ए, मतलब 4 कॉपीज़ हैं। वो बनाने में थोड़ी ऊपर नीचे होगी, लेकिन पर्टिकुलर उसे एक जैसी 4 कॉपीज़ हैं। टेट्राप्लॉइड्स आर यूजली वेरी स्टेबल, मतलब जो टेट्राप्लॉइड्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। और ये ट्रिप्लॉइड्स की तुलना में बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, बिकॉज पेयरिंग पार्टनर्स आर अवेलेबल ड्यूरिंग द म्यूसिस, ठीक है, मतलब पेयरिंग कर सकते हैं ये। एग्जाम्पल देखें तो अपन जो राई, ग्रासेज, एल्फाल्फा, बरसीम की जो वैरायटी है, पूसा, जाइंट, ग्राउंडनट और पटेटो, ये क्या है, ऑटो टेट्राप्लॉइड के एग्जाम्पल है। तो पटेटो और ग्राउंडनट, बरसीम, अल्फाल्फा और जो राई है, ये किसके एग्जाम्पल है, ऑटो टेट्राप्लॉइड के। अब अपन बात करते हैं तो इसके बाद एलो पॉलीप्लॉइड्स, जो दूसरी प्रकार की पॉलीप्लॉइडी है, उसमें क्या होता है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो डिफरेंट टाइप के जीनोम देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिससे एक स्पीसीज पर्टिकुलर का जो जीनोम बना होता है, ठीक है। एलो पॉलीप्लॉइड्स कैन बी डेवलप्ड बाय इंटरस्पेसिफिक क्रॉसेस एंड फर्टिलिटी इज रिस्टोर्टेड बाय द क्रोमोसोम डबलिंग विद द कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट। तो जो अपन देखें तो क्रॉप इंप्रूवमेंट में सबसे ज़्यादा जी क्या होता है, एलो पॉलीप्लॉइड्स का ही यूज़ होता है। जनरली देखें तो इट फाउंड्स इन अबाउट 50% ऑफ क्रॉप प्लांट्स। जो एलो पॉलीप्लॉइडी है वो 50% से ज़्यादा स्पीसीज में क्रॉप प्लांट्स में देखने को मिलती है। पॉलीप्लॉइड इज अ मेनली इंड्यूस्ड ट्रीटमेंट विद अ केमिकल नाउन एज अ कॉल्चिसिन। तो जो कॉल्चिसिन है इसे क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम डबलिंग एजेंट बोला जाता है, जो कॉल्चिसिन आल्डेटोमम से प्राप्त होता है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ पॉलीप्लॉइड्स, जैसे अपन बात करें तो वीट, द कॉमन बीट ब्रेड, ट्रिट्रिकम एस्टिवम इज एलो हेक्साप्लॉइड एंड टबैको ब्रेसिका कॉटन एज अ एलो टेट्राप्लॉइड। अगर अपन सबसे पहले बात करें तो जो ट्रिट्रिकेल है, ट्रिट्रिकेल क्या है, फर्स्ट मैन मेड सीरियल है। ये किसके बीच में क्रॉस है, ये एक इंटरजेनेरिक क्रॉस है, मतलब 2 जेनेरास के बीच में अपन ने क्रॉस कराया था तब बना था इंटरजेनेरिक क्रॉस, एंड डेवलप्ड बाय द क्रॉसिंग बिटवीन द ट्रिट्रिकम एस्टिवम एंड राई स्केला सीरियला टू डिराइव्ड कंबाइन बेनिफिट ऑफ द हाई यील्ड ऑफ व्हीट एंड डिसीज एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस ऑफ राई। तो जो ट्रिट्रिकल बनाई थी वो दोनों के कैरेक्टर को जोड़ कर बनाई थी अपन ने, कि जो व्हीट है उसका भी इसमें कैरेक्टर आ जाए क्या, हाई यील्ड का, और जो डिसीज़ और ड्रॉट रेजिस्टेंस है वो राई से आ जाए। देन अब अपन बात करें जो एन्यूप्लॉइड्स होते हैं, एन्यूप्लॉइड्स ए लॉस और गेन ऑफ वन और फ्यू क्रोमोसोम्स एज कम्पेयर टू द सोमेटिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ स्पीसीज इज नाउन एज एन्यूप्लॉइड। तो एन्यूप्लॉइड ही मुख्यतः इस प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। देखो मोनोसोमी में क्या होता है, आप पर्टिकुलर देखो यार, सबसे पहले बात करते हैं अपन नलीसोमी। नली मतलब कुछ भी नहीं होगा, 2n-2 कर दो, नलीसोमी होगा। ऐसे 2n में से 1 माइनस कर दिया तो हो गई मोनोसोमी। अगर इसमें 1 प्लस कर दिएंगे तो क्या हो गई ट्राइसोमी, और 2 प्लस कर देंगे तो क्या हो गई टेट्रासोमी। इन चारों को याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मोनोसोमिक क्या होता है, एन इंडिविजुअल लैकिंग 1 क्रोमोसोम फ्रॉम अ डिप्लॉइड सेट इज कॉल्ड एज अ मोनोसोमिक एंड दिस कंडीशन इज नाउन एज अ मोनोसोमिक। मोनोसोमिक को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और डबल मोनोसोमिक क्या होता है, 2 क्रोमोसोम निकल जाते हैं, ठीक है। देन अपन बात करें नलीसोमी के बारे में, तो नलीसोमी में क्या होगी, एक पर्टिकुलर जो क्रोमोसोम का पेयर है वही पूरी तरीके से एब्सेंट हो जाएगा। द एब्सेंस ऑफ ए क्रोमोसोम पेयर फ्रॉम अ डिप्लॉइड सेट इज अ टर्म एज नलीसोमी। नलीसोमी क्या होती है, 2n-2 को रिप्रेजेंट करती है। देन अपन बात करें तो ट्राइसोमी, ट्राइसोमिक्स में क्या होगा, इंडिविजुअल हैविंग 1 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इज नाउ इन द डिप्लॉइड सेट ऑफ द क्रोमोसोम इज नाउन एज ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या होता है, एक क्रोमोसोम आके जुड़ जाएगा, इसको अपन जनरली रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1 से।
तो ट्राइसोमी भी 3 टाइप की होती है, प्राइमरी ट्राइसोमी, सेकेंडरी ट्राइसोमी, टर्सरी ट्राइसोमी। तो इस तरह से आप उनको भी क्लासिफाइड, जब हम ब्रीडिंग को अच्छे से ब्रीडिंग की चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आप उसको अच्छे से देखना। देन अपन बात करते हैं टेट्रासोमिक्स के बारे में। तो टेट्रासोमिक्स में 2n+2 मतलब इसमें एक क्रोमोसोमल पेयर पूरी तरीके से जुड़ जाता है। देन अपन बात करें तो एन्यूप्लॉइड्स इन मैन, तो जनरली अपन मैन में देखें तो जो डाउन सिंड्रोम होता है जिसे अपन मंगोलिज्म भी बोलते हैं, किस क्रोमोसोम में होता है, ट्राइसोमिक कारण 21वें क्रोमोसोम में अगर ट्राइसोमी हो जाती है तो अपन में डाउन सिंड्रोम होने, मैन में जो डाउन सिंड्रोम देखा जाता है जनरली, जिसे अपन बोलते हैं मंगोलिज्म भी बोलते हैं। सफर्ड पर्सन हैव अ शॉर्ट सूचर अबाउट 120 सेंटीमीटर। अब ये जो छठी यूनिट है प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स की, नेमरा सुंडा की, वो है। उसमें अपन सबसे पहले देखते हैं क्लासिकल जेनेटिक्स छठी यूनिट में। तो एलील क्या होता है? एलील क्या होता है? एक पर्टिकुलर जो जीन होते हैं उसके जो अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं उनको बोलते हैं एलील। द वेरियस फॉर्म ऑफ ए जीन इज कॉल्ड एज एलील्स। ठीक है, तो गैमेट क्या बोलते हैं? गैमेट क्या होता है? सेक्सुअल यूनिट होता है। जैसे कोई अपनी जो सेल होगी उसमें अगर मियोसिस होगी तो उसके द्वारा जो गैमेट बनेंगे जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करें उसको बोलते हैं अपन गैमेट। देन अपन बात करें तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं और ट्रेट। जैसे कि अपन बात करें तो रेड एंड वाइट फ्लावर क्या है? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं। येलो एंड ग्रीन सीड कोट कलर, तो ये क्या है? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब एक दूसरे को कंट्रास्ट कर रहा है वो। देन अपन बात करें तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस तो आपको पहले ही बता दिया मैंने। देन अपन बात करें तो टॉप क्रॉस क्या होता है? देखो टॉप क्रॉस और डबल टॉप क्रॉस में कभी कंफ्यूज मत हो। टॉप क्रॉस में क्या करते हैं? टॉप क्रॉस में एक अपन ने इनब्रिड ली, क्या ली? इनब्रिड। इसका क्रॉस करवा दिया जो ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़ है उसके साथ क्रॉस करवा दिया इनब्रिड का। देन अपन बात करें तो क्या हुआ? जो डबल टॉप क्रॉस है, डबल टॉप क्रॉस में क्या रहता है? जो F1 रहता है, पहले अपन 2 पेरेंट्स करके क्रॉस करके F1 बनाया। अब F1 है उसका क्रॉस करवा दिया अपन ने ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़ के साथ, तो इसको बोलेंगे अपन डबल टॉप क्रॉस। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कभी टॉप क्रॉस और डबल टॉप क्रॉस में। फिर अपन बात करें तो मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने मुख्यतः 2 लॉ दिए थे, एक तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था और दूसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसे क्या, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी इसे कहा जाता है। देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बोलता है कि जब मियोसिस होगी पर्टिकुलर उसमें, तो मियोसिस के टाइम पे जो पर्टिकुलर जीन के जो गैमेट्स होते हैं, जो एलील होते हैं, वो क्या होते हैं? सेग्रीगेट होते हैं एक दूसरे से। द 2 एलील्स ऑफ ए जीन प्रेजेंट इन द F1 डू नॉट कंटामिनेट ईच अदर, मतलब एक दूसरे से वो मिलते कंटामिनेट नहीं होते। एंड दे सेपरेट पासेज इनटू द डिफरेंट गैमेट्स इन देयर ओरिजिनल फॉर्म प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स इन इक्वल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो ये बना रहा है अपना द टर्म लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब दिस लॉ। मतलब अपन क्या है, जिनकी जो प्योरिटी है जो एलील्स की, वो क्या होती है? बनी रहती है। देन जो सेकंड लॉ है, इसके बाद में जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब अगर अपन बात कर रहे हैं तो जो 2 कैरेक्टर्स हैं, 2 पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं डालते हैं। ठीक है, दिस लॉ स्टेट दैट द व्हेन द 2 पेयर्स ऑफ द जीन एंटर इन द F1 कॉम्बिनेशन बोथ ऑफ देम हैव देयर इंडिपेंडेंट डोमिनेंट इफेक्ट। मतलब जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट है, मतलब इसका अपवाद भी है, जो लिंकेज है वो इसका अपवाद है। सबसे पहले अपन बात करें तो जीन क्या होता है? तो जीन जो टर्म है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्मॉलेस्ट एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एंड अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड एज एलील। लेकिन अपन जो बेंजर थे उन्होंने जीन को भी क्लासिफाइड कर दिया सिस्टोन, म्यूटेन एंड रोकॉन में। तो ये सिस्टोन जो यूनिट होती है वो किसकी होती है? ठीक है, फंक्शनल यूनिट है। जैन अपन बात करें तो रिकॉन है रिकॉम्बिनेशन की, और जो म्यूटेन है वो म्यूटेशन की है। जैन अपन बात करें तो एलील, एलील क्या होते हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं जीन के। जैन अपन बात करें तो मल्टीपल एलील्स, कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा एलील्स पाए जाते हैं। ठीक है, द मैनी एलील ऑफ ए सिंगल जीन इज कॉल्ड एज अ मल्टीपल एलील। In the case of multiple alleles, only the monohybrid ratio is observed in the F2 generations. तो जो मल्टीपल एलील्स होते हैं उसमें ओनली द मोनोहाइब्रिड रेशियो ऑब्जर्व होता है F2 जनरेशन्स को। ठीक है, दीज कंट्रोल सेम कैरेक्टर्स, नो क्रॉसिंग ओवर इन द मल्टीपल एलीलिज्म।
इसके बाद अपन बात करें तो एग्जांपल क्या क्या है मल्टीपल एलील के, जैसे फर कलर की बात करें पर रैबिट्स में। इसके बाद बात करें विंग टाइप इन ड्रोसोफिला, हाई कलर इन ड्रोसोफिला, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप ऑन ह्यूमन। तो ये मेन एग्जांपल है किसके, मल्टीपल एलिलिज्म के। देन अपन बात करें तो स्यूडो एलील्स क्या होते हैं, स्यूडो एलील्स क्या होते हैं, गवर्न डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ द सेम कैरेक्टर, मतलब एक ही कैरेक्टर के जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस को गवर्न करते हैं। दे एग्जिबिटेड सिस ट्रांसपोजिशन इफेक्ट, जो सिस ट्रांसपोजिशन इफेक्ट होता है इसको ये जनरली गवर्न करते हैं। टाइप ऑफ जीन इंट्रैक्शंस, तो जो जीन इंट्रैक्शन होता है उनके डिफिकल्ट जो रेशियोज होते हैं वो आपको याद कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो अपन बात करें तो टिपिकल डाईहाइब्रिड रेशियोज फॉर अ सिंगल ट्रेट, तो डाईहाइब्रिड रेशियो कितना आता है, 9-3-3 एक डाईहाइब्रिड रेशियो आता है। देन अपन बात करें तो डुप्लीकेट जीन रिएक्शन कितना का रेशियो कितना आता है, तो डुप्लीकेट जीन एक्शन का रेशियो आता है 15:1। देन अपन बात करें तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन एक्शन का आता है 9-7। और इसके बाद अपन बात करें तो सप्लीमेंट्री जीन एक्शन का जो रेशियो आता है वो आता है 9-3-4। इनहिबिटरी जीन एक्शन का 13-3 रेशियो। मास्किंग जीन एक्शन का आता है 12:3:1 रेशियो। देन जो पॉलीमरिक जीन एक्शन होता है उसका 9-6-1 और एडिटिव जीन एक्शन का आता है 1-4-6-4-1। ठीक है। इसके बाद अपन बात करें एंटीजन क्या होती है, एंटीबॉडी क्या होती है। एंटीजन क्या होता है, कोई इम्यूनोजेनिक मॉलिक्यूल होता है विथ स्पेसिकली इंटरेक्ट विथ एन एंटीबॉडी, मतलब कोई की जो एंटीबॉडी के साथ इंटरेक्ट करता हो। ठीक है। पर्टिकुलर एंटीबॉडी क्या होती है, इन इम्यूनोजन इज अ मॉलिक्यूल विच व्हेन द इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिस्टम ऑफ एन एनिमल इंड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ ए क्लास ऑफ प्रोटीन्स नाउन एज एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज बिलोंग टू द क्लास ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एज इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है। अपन बात करते हैं तो क्या 7वीं यूनिट है, 7वीं यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी नेमराज सुंडा बुक की। 7वीं यूनिट में अपन किसके बारे में डिस्कस करेंगे, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होती है, सबसे पहले तो आप बात करो सडन हेरिटेबल चेंज ऑफ इन कैरेक्टर इन पर्टिकुलर ऑर्गन इज नाउन एज अ म्यूटेशन, मतलब कि सडन चेंज हो रहा है और हेरिटेबल चेंज हो रहा है। ठीक है। तो उसे बोलेंगे अपन म्यूटेशन। तो जो म्यूटेशन द्वारा जो उत्पन्न जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे बोलते हैं म्यूटेंट। ये जो प्लांट उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, म्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है। और जिसके द्वारा म्यूटेशन उत्पन्न हो रहा है, जिस एजेंट के द्वारा म्यूटेंट उत्पन्न हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूटेजन बोलेंगे। तो म्यूटेजन जनरली कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। अपन बात करें फिजिकल म्यूटेजन की, तो फिजिकल म्यूटेजन भी जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आयोनाइजिंग और दूसरा होता है नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है। तो अपन बात करें तो आयोनाइजिंग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पार्टिकुलेट होता है और एक नॉन पार्टिकुलेट होता है। तो पार्टिकुलेट में आएगा अपना अल्फा रेस, बीटा रेस। ठीक है। और जो नॉन पार्टिकुलेट में आएंगे अपने गामा रेस और एक्स रेस। तो जो गामा रेस के सोर्सेज क्या हैं, कोबाल्ट 16 गामा रेस का सोर्सेज है। और अपन बात करें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो फिजिकल है उसमें कौन सा आता है, यूवी रेज आती हैं जो पिरामिडियन डायमर के फॉर्मेशन में करती हैं, जिसके द्वारा म्यूटेशन ये क्रिएट करती हैं। देन अपन बात करें तो केमिकल म्यूटेशन में क्या होता है, सबसे पहले बात करें तो केमिकल म्यूटेशंस को अपन देखें तो फर्स्ट कैटेगरी एल्केलाइटिंग एजेंट्स। एल्केलाइटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ये एल्केलाइजेशन कर देते हैं, जैसे कि मस्टर्ड गैस हुआ, इथाइल मिथाइल सल्फोनेट हुआ, मिथाइल मिथाइल सल्फोनेट हुआ और EES। देन इसके बाद बात करें बेस एनालॉग्स, तो बेस एनालॉग्स कौन सा है, 5th ब्रोमो यूरेसिल, मतलब कि जो DNA में जो पर्टिकुलर बेस पाए जाते हैं उससे मतलब समानता दर्शाने वाले बेस एनालॉग्स पाए जाते हैं जो उस पर्टिकुलर एमिनो एसिड बेस की जगह जाके जुड़ जाते हैं। ठीक है। और म्यूटेशन क्रिएट कर देते हैं। देन अपन बात करें तो एक्रिडिन डाइस, एक्रोफ्लेवेंस, प्रोफ्लेवेंस, ये क्या है, डाइस है, ये भी क्या करती हैं, इंसर्शन कर जाती हैं। देन अपन बात करें तो डीएमिनेशन एजेंट्स हैं, इथिडियम ब्रोमाइड, नॉट, ये बात कर लेना। तो जो नेचुरल जो अपन देखें तो स्पॉन्टेनियस जो म्यूटेशंस होते हैं बहुत कम रेट पे होते हैं, 10⁻⁶ की रेट पे होते हैं फॉर यूकैरियोटिक एंड 10⁻⁵ to 6 फॉर प्रोकैरियोटिक्स। इसके बाद अपन बात करें तो लिंकेज क्या होता है। लिंकेज क्या होता है, जब ऑल द जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम आर सेड टू बी लिंक्ड टू वन अनदर एंड बिलोंग टू द लिंकेज ग्रुप। देखो जब 2 जीन एक साथ टुगेदर जब पेरेंट्स से प्रोजेनी में ट्रांसमिट होते हैं तो उसे बोलते हैं लिंकेज। ठीक है। द फिनोमिना ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लिंक्ड जीन्स इन द सेम लिंकेज ग्रुप इज कॉल्ड एज अ लिंकेज। इट अपोजिट और टू क्रॉसिंग ओवर, मतलब जो लिंकेज का अपोजिट होता है वो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। फेजेस क्या होती हैं लिंकेज की, 2 फेजेस होती हैं, एक सिस फेज और एक ट्रांस फेज। कितनी फेजेस होती हैं, 2 फेज, सिस फेज और ट्रांस फेज। देखो सिस फेज में क्या होता है, दोनों के डोमिनेंट एक पे ही होंगे और रिसेसिव एक पे ही होंगे, ए बी, तो ये होगा सिस फेज। देन ट्रांस फेज क्या होगा, ए बी
और ए बी। तो ये क्या है, ट्रांस फेज बता रही है और ये सिस फेज बता रही है लिंकेज की। तो ये जनरली दो फेजेस को बता रहे। देन अपन बात करें कपलिंग ऑन रिपल्शन फेज। तो लिंकेज बिटवीन द टू और मोर आइदर डोमिनेंट, जब दो डोमिनेंट के बीच में हो कपलिंग फेज में आएगा। और रिपल्सन फेज में कब आएगा, जब वो एक डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव एलील के बीच में हो, तो उसमें क्या आएगा, रिपल्सन फेज में आता है। तो जो लिंकेज ड्रैग होता है, क्या कई बार क्या होता है कि अपन जब पर्टिकुलर ट्रेड के लिए अपन जो सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो उसके साथ कई बार अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स भी क्रॉप में आ जाते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं लिंकेज ड्रैग। अपन बात करें कि अपन लिंकेज का पता कैसे लगाएंगे। तो लिंकेज का पता लगाने के लिए आप जनरली टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। टेस्ट क्रॉस इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ लिंकेज। देन अपन बात करें तो इंटरफेरेंस और कोइंसिडेंस के बारे में क्या होता है। द टेंडेंसी ऑफ वन क्रॉस ओवर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ अनदर क्रॉस ओवर इन द एडजेंट रीजन। मतलब इंटरफेरेंस क्या होती है, इंटरफेरेंस मुलर ने दी थी और कोइंसिडेंस टर्म भी मुलर ने दी थी। इंटरफेरेंस होता है मतलब कि अगर तुम्हारे क्रोमोसोम में पर्टिकुलर एक बार क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर हो गई तो वो उसके जो पास वाला जो सेगमेंट है उसमें क्रॉसिंग ओवर होने से रोकता है, ये होता है इंटरफेरेंस, ठीक है। और कोइंसिडेंस क्या होता है, इट एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ और डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस। मतलब जो इंटरफेरेंस हो रहा है उसकी डिग्री या उसकी जो शक्ति है, स्ट्रेंथ को किस में मेज़र किया जाता है, अपन कोइंसिडेंस मेज़र करते हैं। तो इंटरफेरेंस और अपन कोइंसिडेंस को अगर जोड़ देते हैं तो इसका जो इक्वल आता है वो कितना आता है, 1 आता है। देन अपन बात करें तो सेक्स डिटर्मिनेशन, इट यूटिलाइजेस वेरियस जेनेटिकली कंसेप्ट टू डिसाइड whether a particular individual will be developed into male or a female sex. Sex determining genes are present on both X chromosomes as well as the autosomes। मतलब ये X क्रोमोसोम पे भी हो सकते हैं या फिर वो ऑटोसोम पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। देन अपन बात करें कि जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, देखो पर्टिकुलर सेक्स से लिंक्ड होंगे वो, ठीक है। तो द कैरेक्टर फॉर विच जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम आर नाउन एज a sex linked trait. Such genes are called as a sex-linked genes, and linkage of such genes is referred as a sex linkage. मैन फीचर्स क्या क्या हैं, लोकेशन क्या है, सेक्स लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम ओनली। मतलब ये मुख्यतः कहाँ पे पाए जाएंगे, एक्स क्रोमोसोम पे जनरली लोकेटेड होते हैं। नंबर कितने होते हैं, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ईच होमोगेमेटिक सेक्स XX और ZZ हैज़ 2 कॉपीज ऑफ लिंक्ड एलील्स। एक्सप्रेशन क्या होता है, जो होमोगेमेटिक सेक्स होता है, रिसेसिव जीन कैन एक्सप्रेस, इन हेट्रोगेमेटिक सेक्स रिसेसिव एलील कैन एक्सप्रेस। देन अपन बात करें तो ट्रांसमिशन कैसा होता है। तो सेक्स लिंक्ड जीन्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम फीमेल टू मेल एंड नॉट फ्रॉम द मेल। मतलब इनका जो जिग जैग उसमें इनमें ट्रांसमिशन होता है, मतलब कि पिता से पुत्री में और माता से पुत्र में, ठीक है। इस तरह से एक जिग जैग तरह का चलता है। Cycling genes are transmitted from female to male and not from the male, because males receive their chromosome from the female only. Sex-linked genes are the first inherited from the male to female in the first generation and then back to male in the second generation. This type of inheritance is a criss-cross inheritance, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, criss-cross inheritance वो बोलते हैं, क्योंकि this type of inheritance in which is the sex-linked genes is inherited from the grandfather to grandson through daughter is called the criss-cross inheritance। then अपन बात करें तो sex-linked कैरेक्टर्स के बारे में, इन ड्रोसोफिला वाइट आई और जो बर्मेलियन जो आई है ड्रोसोफिला वो जनरली इसको रिप्रेजेंट करती हैं। then अपन बात करें तो हीमोफीलिया, ठीक है, is the best known example of sex linkage in human. In case of marriage between the hemophilic woman and a normal man, the disease will be transmitted to 50% of the sons even if the genes is in the heterozygous conditions in the carrier. The color blindness is another example of sex linkage in humans. Sons from the marriage between the color blind man and a normal woman will be normal, but daughters will carry such genes in the heterozygous conditions. Marriage of such carrier girls with a color blind boy will yield children in which both male and female children will be the color blind, each in 50% cases. देखो आप जनरली अगर आपको क्रॉस करके बताऊं तो क्रॉस करवा दो कलर ब्लाइंड, देखो एक्स 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 कैसे होगी, जो फीमेल है नॉर्मल फीमेल होगी,
मतलब कि ये कैसी है, ये होगी नॉर्मल फीमेल। इसके बाद अपन देखें तो एक एक्स पे सी है और एक ये है, तो ये कैसी होगी, ये होगी कैरियर फीमेल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कैरियर। और अगर दोनों पे अगर ब्लाइंड के अगर कैरेक्टर्स हैं तो वो कैसी होगी, कलर ब्लाइंड होगी, ठीक है, अगर दोनों पे आ रहे हैं तो। देन अपन बात करें अगर मेल में, तो मेल में क्या है, एक्स लिंक्ड है, तो अगर उस पर एक्स वाई ये है नॉर्मल, और अगर इसमें ये कैसा है, नॉर्मल है, अगर इस पे सी आ गया एक पे और ये अगर ये कंडीशन आ रही है तो ये कैसा हुआ, कलर ब्लाइंड होगा। तो ये कंडीशन अगर आप क्रॉस करवा के, अगर अपन देखो क्रॉस कर रहे हैं पर्टिकुलर, जैसे हाँ एक्स सी और ये एक्स है, इसका क्रॉस करा अपन ने, बड़ा क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, तो क्रॉस सही लगेगा अपनों को। एक्स वाई के साथ अपन ने क्रॉस किया तो इसमें 3 टाइप की प्रोजेनी, 4 टाइप की प्रोजेनी बनेगी। देखो एक तो बनेगी एक्स सी एक्स, देन बनेगी एक्स सी वाई, इसके बाद बनेगी एक्स एक्स और बनेगी एक्स वाई। तो देखो ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल हो गई, ये कैरियर फीमेल होगी और ये क्या होगा, कलर ब्लाइंड मैन होगा। तो इसमें से जो कलर ब्लाइंड कौन सा होगा, ये वाला है, ये क्या सा होगा, कलर ब्लाइंड, जबकि ये होगी कैरियर। तो ये यही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जो पहले बताया था आपको, ये पूरा आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे इसको ईजिली। द कैरेक्टर विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन वन सेक्स ओनली आर रेफर्ड एज अ सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। और जो कैरेक्टर मतलब एक ही सेक्स से लिमिटेड होता है उसको क्या बोलते हैं, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। जैसे कि जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है वुमेन में, एंड बियर्ड इन मैन, मतलब जो दाढ़ी आती है उसमें मैंस में, वो किसका, सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर्स के अंतर्गत आती है। जो 8वीं यूनिट है वो है प्रोटीन संश्लेषण, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें मुख्यतः जो अपन सेंट्रल लेग में पढ़ते हैं तो उसमें मुख्यतः 2 प्रोसेस होती हैं, एक तो होती है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और दूसरी होती है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो अपना डीएनए होता है, डीएनए से एमआरएनए की जो प्रोसेस, एमआरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से लेके जो प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं अपन ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले अपन पढ़ें तो जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए से आरएनए का बनना, ठीक है, आरएनए कौन सा, एमआरएनए, और फिर एमआरएनए से फिर प्रोटीन का बनना, मतलब पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ प्रोटीन। तो इस जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और जो नीचे की बोलते हैं इसको बोलते हैं, मतलब अगर उल्टा हो रहा है तो इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और अगर इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, जो ये प्रोसेस होगी यहाँ पे इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो आप इससे समझ जाओ इसी बार। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ mRNA from a DNA template is known as a transcription. It takes place during the interphase and conditions continues up to the prophase of the cell division. DNA से लेकर ट्रांसक्रिप्टेज एंड ट्रांसक्रिप्शन आयंस के द्वारा mRNA का बनना, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा बन जाएगा, ठीक है। देन अपन बात करें तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेमिन तथा वाल्टीमर ने खोजी थी रिट्रोवायरस में। फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम एमआरएनए इज नाउन एज अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, मतलब अगर ये प्रोसेस उल्टी हो रही है तो उसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देन अपन बात करें तो ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के द्वारा क्या होती है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है एमआरएनए में। तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस में क्या क्या जरूरी चीज़ें अपने लिए, एक तो आपके पास एमआरएनए होना चाहिए, एक होना चाहिए टीआरएनए। एमआरएनए में क्या बनता है, कोडन बनता है, और टीआरएनए में क्या बनता है, एंटी कोडन बनता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन इन द एमआरएनए इज नाउन एज द ट्रांसलेशन। डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से देन प्रोटीन। अपन बात करें तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को सबसे पहले खोजा था किसने, कॉरस ने खोजा था। द फर्स्ट केस ऑफ द साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाज रिपोर्टेड बाय द कार्ल कॉरेंस इन 1909 इन 4 o'clock जो मिराबलेस जलापा होता है उसमें खोजा था 4 लीफ कलर। इट इज़ यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेबिलिटी। इसका सीएमएस जो लाइन होती है उनको जनरली यूज किया गया, जनरली मेज, पॉलीमरेट, सोरगम और कॉटन वगैरह में डेवलप करने में। जो प्लाज्मा जीन्स पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और अपने वहाँ जो किसमें, क्लोरोप्लास्ट में, उसके द्वारा ये जनरली ट्रांसमिटेड होती है, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं नवी यूनिट
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अगर एक हिसाब से देखें तो। प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स कौन सी यूनिट है? नवी यूनिट। नवी यूनिट है प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग में क्या करते हैं अपन, जो पर्टिकुलर क्रॉप का जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उसको बदल के उसको मोर डिज़ायरेबल में चेंज कर दिया जाता है, जो ह्यूमन के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रीडर्स, मतलब जो प्रमुख ब्रीडर्स कौन कौन से वैज्ञानिक है जिन्होंने काम किया। सबसे पहले अपन बात करते हैं थॉमस फेयरचाइल्ड। इन्होंने क्या बनाया, सबसे पहले फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक दो स्पीसीज़ के बीच में क्रॉस करवाया, और इसने बनाया क्या बनाया, जिसे अपन फेयरचाइल्ड मूल्य कहते हैं, डायंथस, स्वीड विलियम तथा डायंथस के बीच में इन्होंने क्रॉस करवाया। देन अपन बात करते हैं तो रिम्पून 1890 के टाइम पर टेट्रिकल बनाया, किसके बाद व्हीट और राई का क्रॉस करवा दिया। DT46 जिसकी वैरायटी है। देन अपन बात करें तो जॉन्स, DF जॉन्स। तो जॉन्स ने क्या थे, मक्के में डबल क्रॉस बनाए थे मेज में, जो अपने भारत में भी सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। यूज़ जेनेटिक मेल स्टेबिलिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ मेज हाइब्रिड। देन अपन बात करें तो बेबीलोग ने मुख्यतः 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन दिए थे, जिसके बाद फिर उन्होंने बाद में दिए 3 और बढ़ा दिए तथा एक और को अलग से जोड़ दिया जो USA था। ठीक है। देन अपन बात करें तो नागाहारू ने क्या दिया था, यू ट्रायंगल दिया था ब्रासिका का, जो कुछ इस प्रकार बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं यू ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे होगा ब्रासिका कंपेस्ट्रिस, ब्रासिका नाइग्रा, ठीक है, और यहाँ पे होगा ब्रासिका ओलेरिया। ठीक है, तो ये तरह से क्रॉस अगर इनको देखें 10, 8, 9 इस तरह से क्रॉस करवाते जाते हैं तो अपना पर्टिकुलर वो मिलता जाता है अपने लिए। ब्रासिका कंपेस्ट्रिस तथा ब्रासिका नाइग्रा का अपन क्रॉस करवाएंगे तो क्या मिलेगा, ब्रासिका जुन्सी अपने लिए प्राप्त होता है। तथा इन ब्रासिका कंपेस्ट्रिस तथा ब्रासिका इसका बीच में अपन क्रॉस करवाएंगे ओलेरिया के बीच में, तो अपने को क्या मिलेगा, ब्रासिका, यहाँ पे मिलता है ब्रासिका नेफस। ठीक है, तो ये अपन क्रॉस पर्टिकुलर देखते जाते हैं उस हिसाब से। तो ये किसने दिया था, नागाहारू ने दिया था, टेट्राप्लॉइड स्पीसीज ऑफ ब्रासिका यूजिंग अ ट्रायंगल विच इज अ पॉपुलर नाम एज यू ट्रायंगल्स। देन बात करें तो अपन हैरिंगटन ने क्या दिया था, हैरिंगटन प्रपोज्ड मास पेडिग्री मेथड ऑफ ब्रीडिंग विच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ पेडिग्री मेथड। हैरिंगटन ने क्या दिया था, तो जो मास पेडिग्री मेथड दी थी इन्होंने, जो कि पेडिग्री मेथड का क्या मॉडिफिकेशन है। देन अपन बात करें तो HH फ्लोर के बारे में, तो HH फ्लोर ने क्या दिया था, इन्होंने जीन फॉर जीन हाइपोथेसिस दी थी, किसमें, मैलम पॉस्पोरेलिनी में। इन्होंने किसके काम करते हुए थे, फ्लैक्स रस्ट के ऊपर काम करते हुए बताया था कि जीन फॉर जीन रस्ट 1956 के टाइम पे। देन अपन बात करें तो बंडर प्लांक ने हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी प्रदान की, तथा इनको अपन बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी के फादर भी इन्हीं को बोलते हैं। देन बात करें तो जो डोनाल्ड थे उनको बोलते हैं क्रॉप इडियोटाइप का फादर कहा जाता है इनको, डोनाल्ड को। इन्होंने किस पे काम किया था, वीट पे काम किया था। ठीक है, और डोनाल्ड ने हार्वेस्टिंग इंडेक्स भी टर्म दी थी। ठीक, इसके बाद अपन बात करें तो ब्रीडिंग मेथड के बारे में। देखो प्योर लाइन मेथड किसने दी, जॉनसन ने। तो कुछ नहीं होता, सेल्फ जो प्योर लाइन वेराइटीज़ क्या होती है, प्योर लाइन होती है ए प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल, मतलब प्रोजेनी होगी सिंगल सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट की जो प्रोजेनी होती है उसी को अपन प्योर लाइन बोलते हैं। कुछ नहीं है, ज़्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज लाइक द वीट बार्ली में जनरली प्योर लाइन मेथड यूज होती है। देन अपन बात करें refers to a method of the crop improvement in which the individual plant are selected on the basis of the phenotype। ये क्या दे दिया इन लोगों ने, ये phenotype पे based है selection। refers to a method of the crop improvement in which individual plant are selected on the basis of the phenotype from a mixed population there is the seed are the bulked and the used for the grow next generation। तो जो अपनी मास सिलेक्शन मेथड है, ये दूसरे नंबर पर ऊपर वाला थोड़ा मिट गया, तो ये मास सिलेक्शन मेथड के बारे में बता रहे हैं कि अपन जो फिनोटाइप के बेस पे सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, जो कि क्या होता है, मिक्सचर होता है पॉपुलेशन का। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द क्रॉप इंप्रूवमेंट। मास सिलेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप स्पीसीज बट मोस्टली ऑफ द क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीसीज के लिए मास सिलेक्शन जो मेथड है वो यूज होती है। एग्जाम्पल देखें तो मेज, पर्ल मिलेट, मस्टर्ड एंड ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स लाइक द कॉटन एंड सोरगम। और मास सिलेक्शन मेथड का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जब अगर प्योर लाइन वैराइटीज़ में अगर कोई मिक्सचर हो जाए, मैकेनिकल मिक्सचर वगैरह, तो वहाँ पे अपन मास सिलेक्शन का जनरली यूज़ करते हैं। देन अपन बात करें तो क्लोनल सिलेक्शन, जो क्लोन क्रॉप्स होती हैं उनमें एक पर्टिकुलर क्लोन का सिलेक्शन करके उसको वैराइटीज़ के रूप में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं क्लोन क्रॉप। ठीक है, क्लोनल सिलेक्शन। प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल प्लांट ऑब्टेन्ड बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नाउन एज ए क्लोन।
Crops which are the propagated asexually or vegetative means are known as asexual propagated और vegetatively propagated और colonial crops। यानी अपन बात करें तो पेडिग्री मेथड में कुछ नहीं होता, दो पेरेंट P1 था तो पेरेंट P2 के बीच में क्रॉस करा दो, F1 बना लो, जो F1 बन गया उसके अपन इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिस को उगा लो, जो अच्छी इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनी उसको रख लो और बाकी को डिस्कार्ड कर दो, काट दो। ये है पेडिग्री मेथड। और इसमें अपने को क्या करना है, जो पेडिग्री रिकॉर्ड को मेंटेन करना रहता है, ठीक है। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटीज विद इन क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज। इट इज़ यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इनब्रीड लाइन्स। तो जो पेडिग्री मेथड है वो सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। और अगर अपन बात करें तो क्रॉस पोलिनेटेड स्पीसीज में तो जो इनब्रीड बनाते हैं अपन, ठीक है, तो इनब्रीड किस मेथड द्वारा बनाते हैं, जनरली पेडिग्री मेथड द्वारा जनरली बनाते हैं। देन अपन बात करें तो बल्क ब्रीडिंग मेथड क्या होती है। बल्क ब्रीडिंग मेथड बहुत लंबी होती है। इसमें क्या होता है, कमर्शियल रेट पे अपन उगाते हैं, ठीक है। सिलेक्शन रिफर टू द सिलेक्शन प्रोड्यूसर इन विच द सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन ऑफ सेल्फ पोलिनेटेड स्पीसीज ग्रोन इन अ बल्क प्लॉट। दिस मेथड इज आल्सो नोन एज अ मास और पॉपुलेशन मेथड। इसे जनरली क्या बोलते हैं, मास और पॉपुलेशन मेथड भी इसे बोलते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स। जो बल्क मेथड उसमें अपन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन को होने देते हैं जब तक क्रॉप्स में नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ। और देन अपन बैक क्रॉस की बात कर ही चुके हैं। तो बैक क्रॉस मेथड होता है, बैक क्रॉस में क्या होता है, जो F1 बना उसका F1 का क्रॉस करवाएंगे अपन, जो दो पेरेंट थे उनमें से किसी भी पेरेंट के साथ अगर अपने क्रॉस करवा दिया तो उसको बोलेंगे बैक क्रॉस मेथड। तो बैक क्रॉस में क्या होते हैं, दो टाइप की होते हैं। एक तो होता है रिकरेंट पेरेंट, एक होता है रिकरेंट पेरेंट और एक होता है नॉन रिकरेंट पेरेंट, ठीक है, नॉन रिकरेंट पेरेंट। तो जो नॉन रिकरेंट पेरेंट होता है उसको बोलते हैं अपन डोनर पेरेंट, और जो नॉन रिकरेंट पेरेंट होता है उसको बोलते हैं रिसीवर, ठीक है, जो रिसीव करता है मतलब। तो अपन जो नॉन रिकरेंट पेरेंट के साथ बस एक बार क्रॉस करवा दें, क्योंकि उससे एक बार में कैरेक्टर आ जाएगा। और जो रिकरेंट पेरेंट है उसका अपन बार बार क्रॉस करवा दें, क्योंकि बार बार क्रॉस करवाएंगे तभी तो उसका जेनेटिक बैकग्राउंड आएगा। क्योंकि अपन रिकरेंट पेरेंट के तौर पे एक इम्प्रूव्ड वैरायटी लेते हैं हमेशा, तो यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। बैकक्रॉस रिफर्स टू द क्रॉसिंग ऑफ F1 विद आइदर ऑफ इट्स पेरेंट्स व्हेन द F1 इज क्रॉस्ड विद अ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट इज नाउन एज अ टेस्ट क्रॉस। मैंने आपको पहले बता दिया टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में क्या डिफरेंस है। देन अपन बात करें तो बैक क्रॉस मेथड इज एप्लीकेबल इन ऑल थ्री ग्रुप्स ऑफ द क्रॉप्स, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स, क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स और एक्चुअली प्रोपगेटेड क्रॉप्स। इन सब में यूज़ होती है बैक क्रॉस मेथड। किस लिए, देखो अपन को अगर बेल स्टेबिलिटी ट्रांसफर करनी है या कोई पर्टिकुलर ऑलिगोजेनिक जो ट्रेट है या मोनोजेनिक ट्रेट है, अगर आपको वो ट्रांसमिट करना है या आपको डिजीज रेजिस्टेंट ट्रांसमिट करनी है, तो आप कौन सी मेथड का यूज़ करोगे, आप बैक क्रॉस मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो बैक क्रॉस मेथड है इसका यूज़ अपन के मल्टी लाइन वेराइटीज आइसोजेनिक लाइन बनाने में इसका यूज़ करते हैं। देन अपन बात करें रिकरेंट सिलेक्शन। तो रिकरेंट सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन आफ्टर जनरेशन, मतलब बार बार अपन सिलेक्शन करते जाते हैं इसमें रिकरेंट सिलेक्शन में। तो रिकरेंट सिलेक्शन भी चार टाइप का होता है, सिंपल रिकरेंट सिलेक्शन फॉर GCA, रिकरेंट सिलेक्शन फॉर SCA, जनरल कंबाइनेबिलिटी, स्पेसिफिक कंबाइनेबिलिटी। देन अपन बात करें तो रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन, ठीक है। इसके बाद अपन 10th यूनिट जो अपनी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत ही जो अपन सीड टेक्नोलॉजी को भी पढ़ लेते हैं, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो सीड क्या है, सबसे पहली बात है बॉटेनिकली तौर पे देखें तो सीड क्या है, इज अ फर्टिलाइज ओब्यूल कंसिस्टिंग ऑफ इंटैक्ट एम्ब्रियो जिसमें स्टोर्ड हो फूड और उसमें एक सीड कोट हो, विच इज़ अ वाइवल एंड हैज़ गॉट द कैपेसिटी टू जर्मिनेट, जो जीवित हो और जिसमें जर्मिनेट करने की क्षमता हो। लेकिन अगर एग्रोनॉमी की अगर हिसाब से देखें तो कोई भी प्लांट पार्ट जो कि प्रोजेनी बना सकता है, ठीक है, उसको अपन जिसकी सोइंग कर सकते हैं और जिससे अपन फसल उत्पन्न कर सकते हैं उसको बोलते हैं सीड, ठीक है। तो अपन बात करें तो नेशनल या इंडियन सीड एक्ट पास कब हुआ था, इंडियन सीड एक्ट पास हुआ था 1966 में, और जो लागू कब से हुआ था 68 के टाइम से। दैन अपन बात करें तो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन 1963 में आई। दैन अपन बात करें तो क्लासेस ऑफ सीड, तो जनरली अपन 5 क्लासेस में इसको क्लासीफाइड कर देते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस सीड, देन ब्रीडर सीड, देन फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड और एक ट्रुथफुली लेबल्ड सीड, या फिर अपन रजिस्टर्ड सीड। तो ये 6 तरीके से क्लासीफाइड करो तो और अच्छा रहेगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो न्यूक्लियस सीड्स। सच सीड्स आर द इनिशियल सीड ऑफ द इम्प्रूव्ड वैराइटीज आर द अवेलेबल इन द लिमिटेड क्वांटिटीज। मतलब जो न्यूक्लियस सीड होता है सबसे पहले ये बनता है, तो इसकी क्या होगी, मात्रा भी कम होती है, और ये क्या होता है, इनिशियल सीड होता है। इट इज़ प्रोड्यूस डायरेक्टली बाय द ऑर्गेनाइजिंग प्लांट ब्रीडर एट द रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है, जो पर्टिकुलर प्लांट ब्रीडर उसके द्वारा बनाया जाएगा। लेकिन इसकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी होगी, जेनेटिक और जो फिजिकल प्योरिटी इसकी 100% होती है, मतलब इसकी सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट यही है न्यूक्लियस सीड।
देन अपन बात करें तो ब्रीडर सीड क्या होता है, जो न्यूक्लियस सीड की जो प्रोजेनी होती है, मतलब न्यूक्लियस सीड से जो बनता है उसको बोलते हैं अपन ब्रीडर सीड। इट इज़ प्रोड्यूस्ड अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ द प्लांट ब्रीडर द रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये किसके अंतर्गत बनाया जाता है, जो प्लांट ब्रीडर होता है उसके अंतर्गत देख रेख में बनाया जाता है कि ब्रीडर सीड इज यूज टू प्रोड्यूस फाउंडेशन सीड। जेनेटिकली एंड फिजिकल प्योरिटी इज ऑलमोस्ट सेम द न्यूक्लियस सीड। इट हैज़ अ गोल्डन येलो कलर्ड टैग। जबकि न्यूक्लियस जो सीड होता है ना उसमें कोई कलर का टैग नहीं होता, आपको यहाँ से याद रखना चाहिए, ठीक है। फिर अपन बात करें तो फाउंडेशन सीड क्या होती है, जो ब्रीडर सीड होता है उसी की प्रोजेनी को अपन बोलते हैं फाउंडेशन सीड। जो फाउंडेशन सीड होता है उसको मदर सीड भी बोलते हैं। एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ द रजिस्टर्ड एंड द सर्टिफाइड सीड्स। ये किस किस का सोर्स है, जो सर्टिफाइड सीड है और रजिस्टर्ड सीड है। जनरली भारत में तो सर्टिफाइड सीड्स का प्रचलन ही नहीं है भारत में जनरली, ठीक है। इट इज़ जेनेटिकली 99.9% प्योर, हाउएवर फिजिकल प्योरिटी कितनी होती है 98% होती है इसकी। इट इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। जो फाउंडेशन सीड होता है जनरली नेशनल सीड कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया जाता है या कोई भी और कॉर्पोरेशन द्वारा हो जाए। It is produced on the government farms and experiment stations, agriculture universities or the cultivators fields under the strict supervision of research scientists and experts from the state seed certification agencies। जो state seed certification agencies होती हैं वो उनके द्वारा स्ट्रिक्ट सुपरविजन किया जाता है, देख रेख की जाती है, क्योंकि उनको सर्टिफाइड करना रहता है। इसको क्या दिया जाता है, देखो कोई पर्टिकुलर फाउंडेशन है, फाउंडेशन को क्या दोगे आप, एक टैग तो आप कभी बोलोगे ही नहीं, इस हिसाब से याद रखोगे। तो देखो जो ब्रीडर होता है उसको क्या मिलता है, गोल्डन कलर का मिलता है, गोल्ड मिलता है, ठीक है, उसको गोल्ड मेडल। देन अपन बात करें तो फाउंडेशन क्या चाहिए, जो फाउंडेशन सीड है उसको कैसा मिलना चाहिए, वाइट मिलना चाहिए, क्योंकि उसका पूरी तरीके से वाइट होगा, ठीक है। देन अपन बात करें रजिस्टर्ड सीड के बारे में। इट इज़ अ प्रोड्यूस्ड फॉर द फाउंडेशन सीड or registered seed itself. It is a satisfactory genetic identity and purity. In India, it is generally omitted, avoided, and certified seed is produced directly from the foundation seed. तो भारत में जनरली इसका जो रजिस्टर्ड सीड है उसका प्रयोग जनरली नहीं करते, और जो फाउंडेशन सीड होता है उसी से डायरेक्टली अपन कौन सा सीड बना लेते हैं, जो अपना सर्टिफाइड सीड होता है। और जो रजिस्टर्ड सीड के लिए अपन पर्पल और ऑरेंज कलर के टैग्स लगाते हैं जनरली। अगर अपन बात करें तो सर्टिफाइड सीड में कौन सा, एचआर ब्लू कलर का टैग लगाते हैं, और ये किसकी प्रोजेनी होती है, ये फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी होती है। इट इज़ द प्रोजेनी ऑफ आइदर रजिस्टर्ड सीड और फाउंडेशन सीड और द सर्टिफाइड सीड इटसेल्फ। ये तीनों की प्रोजेनी हो सकती है। इट हैज़ अ सेटिस्फैक्टरी जेनेटिक आइडेंटिटी एंड प्योरिटी। इट इज़ अप्रूव्ड एंड सर्टिफाइड बाय द स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसीज। द बैक में जो सर्टिफिकेट लगे होते हैं वो एचआर ब्लू कलर के होते हैं। इट इज़ अवेलेबल फॉर द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन टू द फार्मर फॉर द कमर्शियल क्रॉप कल्टिवेशन। ये फार्मर के लिए जनरली प्रोवाइड किए जाते हैं कमर्शियल कल्टिवेशन के लिए। देन अपन बात करें तो वायबिलिटी ऑफ सीड, मतलब कि सीड जीवित है कि मृत है। वायबिलिटी ऑफ सीड, सीड वायबिलिटी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी ऑफ सीड टू रिमेन कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन फॉर सम स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सीड वायबिलिटी के लिए टेस्ट कौन कौन से हैं, पोटेशियम परमैंगनेट मेथड। इट इज़ अ क्वालिटेटिव टेस्ट टू फाइंड आउट वेदर सीड आर वाइबल और नॉट। देन अपन बात करें तो जो टीजी टेस्ट, जिसे अपन बोलते हैं टेट्रा एजोलियम क्लोराइड टेस्ट, ठीक है, ये क्या है, बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल टेस्ट है। टेट्राजोलियम क्लोराइड टेस्ट। सीड्स आर सोक्ड इन 0.5 to 2% सॉल्यूशन ऑफ द 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। तो इसमें जो सॉल्यूशन लेते हैं वो कौन सा है, 2,3,5 ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन लेते हैं उसका यूज़ करते हैं। द बाइबल और लिविंग सीड्स कहते होते हैं, ब्राइट रेड कलर के दिखते हैं, ठीक है। कलरेशन एंड द कलर बिकम मोर इंटेंस इन द एम्ब्रियो, ठीक है, और वो एम्ब्रियो के क्षेत्र में ज़्यादा इंटेंस दिखाई देगा, ठीक है। इट इज़ द क्विकेस्ट मेथड ऑफ वायबिलिटी टेस्ट। तो जो टेट्राजोनियम जो टीजी टेस्ट है उसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, फॉर्माजोन बनता है, ठीक है, अगर वाइबल सीड है तो। देन अपन बात करें तो ग्रोडेक्स टेस्ट इज सीड जर्मिनेशन इंडिकेटर। ग्रोडेक्स टेस्ट क्या है, सीड जर्मिनेशन का इंडिकेटर है। इट इज़ अ ब्रांड नेम ऑफ ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम ब्रोमाइड इन अ पाउडर फॉर्म। आइसोलेशन डिस्टेंस क्या करते हैं, तो अपन हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उस टाइम पर अपने लिए आइसोलेशन डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि अगर पर्टिकुलर उसकी पास वाली फील्ड में अगर उसी से संबंधित क्रॉप लगी हुई है, वही क्रॉप लगी हुई है, तो वो क्या कर जाएगी, जेनेटिक तौर पर फिजिकल तौर पर इम्प्योरिटीज़ कंटामिनेट कर जाएंगी। तो अपन
तो मिनिमम आइसोलेशन रिक्वायरमेंट फॉर सम क्रॉप्स, अपन सेल्फ कोऑर्डिनेटेड क्रॉप्स देखें जैसे कि राइस, व्हीट, बार्ले, ओट में 3 मीटर फाउंडेशन, 3 मीटर सर्टिफाइड। देन अपन बात करें तो पर्ल मिलेट के जो हाइब्रिड है उनमें कितना 1000 मीटर चाहिए फाउंडेशन सीड में और 200 मीटर चाहिए सर्टिफाइड सीड में। देन अपन बात करें तो मेज सोरगम में 400 मीटर, 200 मीटर। कॉटन के जो हाइब्रिड होते हैं उसमें कितना 50 मीटर और 30 मीटर की रखनी चाहिए आइसोलेशन डिस्टेंस। इसके बाद अपन बात करें तो ग्राउंड नट और जो सोयाबीन है उसमें कितने कितने मीटर, उसमें जनरली 3-3 मीटर की वो रखनी चाहिए अपने लिए। देन अपन बात करें तो रेपसीड और मस्टर्ड में 400, 200। देन अपन बात करें तो कोकरबिट्स में 800 या 1000 रख लो या 400, 500 रख लो, ठीक है। ओकरा में बात करें तो अपन 400, 200। टमाटो में 50, 25। ऑनियन में 1000, 1000। देन अपन बात करें तो रियल वैल्यू ऑफ सीड, मतलब सीड की जो रियल वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं। देखो जो प्योरिटी परसेंटेज है उसको अपन इंटू करेंगे जर्मिनेशन परसेंटेज के साथ, उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो निकल आएगी रियल वैल्यू। इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ द germinability of percentage of purity of the seed lot of a crop plant. It is expressed in percentage and also known as a utility percentage of seed. तथा जो रियल वैल्यू ऑफ सीड होती है अपन उसको यूटिलिटी परसेंटेज ऑफ सीड भी बोलते हैं। अपन बात करें तो इम्प्योरिटी परसेंटेज जो तथा ये तो यूटिलिटी परसेंटेज हो गई, लेकिन अपन इम्प्योरिटी कितनी परसेंट है तो इम्प्योरिटी परसेंटेज को अपन क्या बोलते हैं, डॉकेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉकेज। देन अगर अपन बात करें जेनेटिक प्योरिटी के बारे में, जेनेटिक प्योरिटी इज अ रिक्वायर्ड 100% एज फार एज इम्प्योरिटीज बाय द सीड on other varieties of the same crops is concerned, but in case of the impurity by seeds of the other crop species it is permitted up to 0.1% only. It is permitted up to 0.1% only in the foundation seed and 0 to 0.5% in other seeds. देन अपन बात करें सीड इंडेक्स और सीड टेस्ट वेट क्या होता है। सीड इंडेक्स क्या होता है, जो 100 सीड का जो वेट होता है, मतलब 100 सीड का जो वजन होता है उसको बोलते हैं अपन सीड इंडेक्स। ये किसमें जो बड़े बड़े सीड आकार के जो सीड होते हैं जनरली उनमें यूज़ करते हैं, जैसे कि अपन ग्राम हुआ, मीज हुआ, तो उनमें क्या होता है सीड बड़े आकार के होते हैं। बट अगर अपन टेस्ट वेट की बात करें तो अगर 1000 अपन सीड की बात करें, 1000 सीड का जो भार होता है उसको बोलते हैं अपन टेस्ट बोलते हैं। ये जनरली स्मॉल सीड्स में यूज़ किया जाता है, जैसे राइस हुआ, व्हीट हुआ, तो इनमें यूज़ करते हैं। जैसे अपन बात करें सीड क्वालिटी इंडेक्स, इट इज़ अ विगर ऑफ द सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन परसेंटेज इन मेज में जर्मिनेशन परसेंटेज होती है कितनी होती है, 90% होती है, हाईएस्ट इन द फील्ड क्रॉप्स। तो इस साल ये JRF में प्लांट साइंस में क्वेश्चन आया था, तो जो जर्मिनेशन परसेंटेज होती है हाईएस्ट कौन से क्रॉप में होती है, या नहीं ये पूछा था कि मेज में जर्मिनेशन परसेंटेज कितनी परसेंट होती है, तो 90% होती है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी में होती है। इन कॉटन जर्मिनेशन परसेंटेज है 65%, तो कॉटन में जर्मिनेशन परसेंटेज कितनी, 65% है, जो कि लोएस्ट है फील्ड क्रॉप्स में। देन अपन बात करें तो सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी क्या होती है, अनएबिलिटी ऑफ अ वाइबल सीड टू जर्मिनेट इवन अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइडेड बाय फॉर जर्मिनेशन। देखो एक होती है सीड डॉर्मेंसी, तो सीड डॉर्मेंसी में क्या होता है, प्लांट को अगर फेवरेबल अपन इन्वायरमेंट नहीं दे रहे हैं, तो फेवरेबल इन्वायरमेंट दे रहे हैं तब भी वो जर्मिनेट नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन को बोलेंगे डॉर्मेंसी। अगर अपन को डॉर्मेंसी तोड़नी है तो आप क्या करोगे, या तो उसका स्कैरिफिकेशन कर दोगे या स्ट्रेटिफिकेशन कर दोगे। स्कैरिफिकेशन में क्या होता है, जो उसका सीड कोट होता है उसको अपन खुरेच देते हैं, प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग या सॉफ्टनिंग ऑफ द सीड कोट टू मेक इट परमेबल टू द वाटर एंड गैसेस। ये जनरली किस द्वारा किया जाता है, KNO3 किया गया, स्ट्रॉन्गेस्ट डॉर्मेंसी ब्रेकर, मतलब KNO3 आप डाल दोगे तो जनरली उसका वो सीड कोट टूट ही जाएगा, ठीक है, तो जिससे वो वाटर और गैसेस के प्रति परमेबल हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करें तो थायोरिया, थायोरिया को अपन कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो पोटैटो होता है वो मेनली यूज किया जाता है थायोरिया में। देन अपन बात करें तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, स्ट्रेटिफिकेशन में क्या करते हैं, टेम्परेचर ट्रीटमेंट देते हैं, जनरली जो चिलिंग टेम्परेचर होता है वो देते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन फॉर चिलिंग टेम्परेचर ट्रीटमेंट सीट शुड बी कीप्ड 2 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर 12 to 24 आवर्स। देन अपन बात करें तो सीट प्लॉट टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक हो जाती है भाई सीड प्लॉट टेक्निक पोटैटो में। ये किसने डेवलप की थी, पुष्कर नाथ जो है उन्होंने 1967 में डेवलप की थी। इट इज़ द टेक्निक ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिसीज़ फ्री, मतलब अपन देखें तो डिसीज़ फ्री या वायरस फ्री जो सीड बनाने थे नॉर्थन प्लान्स ऑफ द कंट्री। द वायरसेस आर द ट्रांसमिटेड, जो वायरस होते हैं, ठीक है, एक्स वायरस हुआ, बाय वायरस हुआ जो प्लांट में, तो वो जनरली एफिड्स के द्वारा ट्रांसमिटेड होते हैं। न्यूक्लियस सीड्स ऑफ पोटैटोज प्रोड्यूस ड्यूरिंग अप्रैल टू अगस्त व्हेन एफिड पॉपुलेशन इज लो इन हिल्स, मतलब कि न्यूक्लियस सीड कब बना लोगे आप, अप्रैल से लेकर अगस्त के टाइम पे बना लेंगे जब क्या होती है एफिड पॉपुलेशन
जो पर्वतीय क्षेत्र हैं मतलब पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें एफिड की पॉपुलेशन कम हो। इट इज़ अ brought to plants and is stored in cold storage for planting the seed crop in the अक्टूबर, और इसको स्टोर कर लिया जाता है कब, अक्टूबर में सोइंग करने के लिए। फिर अपन बात करें तो ऑर्थोडॉक्स सीड, अगर क्लासिफिकेशन और अपन करें सीड को वाइबिलिटी के आधार पे तो ये होता है, रॉबर्टसन ने किया था, किसने किया था, हाँ शायद रॉबर्टसन ने। तो इन्होंने ऑर्थोडॉक्स सीड और रिकल सिट्रेंट सीड में क्लासिफिकेशन किया था। ऑर्थोडॉक्स सीड क्या होता है, इनको आप पर्टिकुलर एक लो मॉइस्चर लेवल तक भी आप इनको कम कर सकते हो मॉइस्चर लेवल, और लो टेम्परेचर तक भी इनको स्टोर कर सकते हो। इनकी वाइबिलिटी पे कोई ज़्यादा हानिकारक इफेक्ट नहीं पड़ता है। दे डोंट लॉस देयर वाइबिलिटी एट लो टेम्परेचर। एग्जाम्पल जो सीड होते हैं सीरियल्स के और बीन्स के। बट अपन बात करें तो जो रीसेल कल्सिट्रेंट सीड्स होते हैं, सीड्स डोंट रिमेन वाइबल फॉर द लॉन्ग time at the low moisture and low temperature because they show very drastic loss of viability with a decrease in the moisture content below 12 to 14। मतलब जैसे ही आपने मॉइस्चर कंटेंट 12 से 14% से कम किया तो उनकी जो वाइबिलिटी है वो पूरी तरीके से कम होने लगती है धीरे धीरे। तो जो अपने मैंगो हुआ, कोकोनट सीड्स हुए, कॉफ़ी हुआ, रबड़ हुआ, तो इनमें जनरली रिकल्सिट्रेंट टाइप के सीड्स पाए जाते हैं। देन अपन बात करें सीड एक्ट के बारे में। The Seed Act was enacted in the Parliament on the 29 December 1966 and the seed rules were notified in the 1968. This act came into the force throughout the country on 2nd October 1969. The seed was declared as the essential commodity under the Essential Commodity Act 1955। तो सीड को जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट की तहत 1955 में एसेंशियल कमोडिटी के तौर पर डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत जब अपन बात करें तो सीड प्रोडक्शंस की एजेंसीज कौन कौन सी, एक तो होती है नेशनल लेवल में नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो 1963 में बनी थी, और हर स्टेट्स में जनरली एक सीड कॉर्पोरेशन होती है जिसे स्टेट सीड कॉर्पोरेशन बोलते हैं, जो क्या होती है, जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है उसके वर्कलोड को कम करती है। अपन बात करें तो एगमार्क के अकॉर्डिंग टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्ट 1937, एगमार्क कहाँ है, जिसका वो है इंस्टीट्यूट नागपुर में। सेंट्रल लेबोरेटरी ऑफ एगमार्क इज सिचुएटेड इन नागपुर। देन अपन बात करें जो 11वीं इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है टर्मिनोलॉजी। तो एग्रीकल्चर की जो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग से मुख्यतः जो संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है उसको पढ़ते हैं अपन। सबसे पहले बात करें तो जेनेटिक्स क्या होती है, वह ब्रांच जिसमें हेरिडिटी तथा वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। यूजेनिक्स क्या होती है, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड, मतलब कि जो मानव का विकास करना, ह्यूमन काइंड का इंप्रूवमेंट करना, उसको बोलते हैं यूजेनिक्स। जीन पूल क्या होता है, उस पर्टिकुलर स्पीसीज में जितने जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, उनके सम टोटल्स को मिलाकर उन सभी को मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं जीन पूल। द सम टोटल ऑफ ऑल द एलील्स प्रेजेंट इन द ब्रीडिंग और द रिप्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन, उसे जीन पूल क्या बोलते हैं। अब जीन फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ एलील वन एलील रिलेटिव टू ऑल द एलील्स ऑफ द जीन इन अ मेंडेलियन पॉपुलेशन, इसे बोलते हैं जीन फ्रीक्वेंसी। साइटोजेनेटिक्स मतलब क्या होता है, study of the various aspect of the chromosome and their effect on the development of the character of the organism, मतलब पर्टिकुलर कैरेक्टर को डेवलपमेंट करने में। जीनोम क्या होता है, गुणसूत्र का उन सेट को जीनोम कहते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ अ क्रोमोसोम ऑफ अ डिफरेंट स्पीसीज इज कॉल्ड एज जीनोम। फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड प्रोड्यूस बाय द थॉमस फेयरचाइल्ड इन 1717 व्हेन क्रॉस्ड स्वीट विलियम टू कार्नेशन। यूफेनिक्स क्या होता है, डील्स विद द कंट्रोल ऑफ हेरिडिटरी डिसीजेस स्पेशली इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म जो है ये किसने लिखी थी, तो ये बुक है, तो ये किसने लिखी थी, गेरार्ड ने लिखी थी। ठीक है, तो वो बात करें तो एपिस्टेटिस क्या होता है, एपिस्टेटिस क्या होता है, व्हेन वन जीन इफेक्ट इन एनी वे द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। एपिस्टेसिस मतलब दो जीन, एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट के प्रभाव को प्रभावित कर रहा है तो उसे बोलेंगे एपिस्टेसिस। देन हम बात करें तो जीनोमिक्स क्या होती है, स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एंटायर जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जीनोमिक्स कहलाती है। मतलब अपन पर्टिकुलर उस स्पीसीज़ के पूरे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात कर रहे हैं उस पर्टिकुलर जीनोम की, तो उसे बोलेंगे। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है उसको बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, टोटल वेरिएबिलिटी प्रेजेंट विथ इन एंड अमंग द स्पीसीज ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट। एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है, एक्लेमेटाइजेशन में मतलब अपन ने कोई क्रॉप पर्टिकुलर क्रॉप है उसको नए वातावरण में ले गई, उसमें क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन धीरे धीरे होता जाएगा और वो और पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के प्रति
अडॉप्टेबल हो जाएगा उसको एनवायरनमेंट, तो वो फिर धीरे धीरे अच्छा उत्पादन देने लगेगी। फिर अपन बात करें ए लाइन को बोलते हैं मेल स्टाइल लाइन, बी लाइन को बोलते हैं मेंटेनर लाइन, जो आर लाइन होती है उसको बोलते हैं रिस्टोरर लाइन। फिर अपन बात करें इन विट्रो और इन विवो, तो इन विट्रो क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में जब अपन करते हैं या लैब में अपन जो क्या करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस करते हैं तो उसको बोलते हैं इन विट्रो। और इन विवो क्या होता है, जब अपन लिविंग सेल्स या ऑर्गेनिज्म के अंदर वो किसी काम को कर रहा है तो उसको बोलते हैं इन विवो। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, जो अपने एक्स लिंक्ड जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, ये जो डिसीजेज होते हैं वो जनरली क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस शो करते हैं, जैसे कि पेरेंट से, देखो पेरेंट से बच्चे में जाएगा और माँ से बच्चे में जाएगा, तो क्रिस क्रॉस। देन अपन बात करें तो जीन क्लोनिंग, आइसोलेटिंग ऑफ ए जीन एंड प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इज नाउन एज अ जीन क्लोनिंग। देन अपन बात करें तो इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है, टेक्निक यूज इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस टू प्रोड्यूस पोर्स ऑन द सेल मेम्ब्रेन फॉर इंटैक ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। एक पर्टिकुलर जो अपनी सेल है उसको डीएनए इंटैक करने के लायक बनाना, ठीक है, उस पर पर्टिकुलर चार्ज डाल के, तो उसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोपोरेशन। देन अपन बात करें तो हेट्रोसिस क्या होती है, हेट्रोसिस सबसे पहले तो टर्म किसने दी थी, तो हेट्रोसिस टर्म दी थी सेल ने दी थी। द सुपीरियरिटी ऑफ F1 इन वन और मोर कैरेक्टर ओवर इट्स पेरेंट्स नाउन इज हेट्रोसिस या हाइब्रिड वगैरह। देन अपन बात करें तो हेट्रोसिस 3 प्रकार की होती है, ठीक है, तो एक होती है इकोनॉमिक हेट्रोसिस, दूसरी होती है हेट्रोब्लास्टोसिस और तीसरी होती है एवरेज हेट्रोसिस। एवरेज हेट्रोसिस मतलब कि दोनों पेरेंट के बीच में आ जाए। देन अपन बात करें हेट्रोब्लास्टोसिस मतलब जो बेटर पेरेंट है उससे भी अच्छा प्रदर्शन कर जाए। और इकोनॉमिक हेट्रोसिस होती है मतलब कि जो मार्केट में सबसे अच्छा अवेलेबल जो है, ठीक है, उससे भी अगर अच्छा प्रदर्शन कर रही है वैरायटी अपनी तो उसे बोलेंगे इकोनॉमिक हेट्रोसिस। ये तो क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ये आपको पता ही होगा, चेस्मोगेमी, क्लिस्टोगेमी। देखो क्लिस्टोगेमी में क्या होता है, फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता, फ्लावर डज नॉट ओपन एट ऑल इंश्योरिंग कंप्लीट सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब फ्लावर खुलेगा नहीं, उसमें मेल और फीमेल दोनों अंदर रहेंगे और उनमें क्या हो जाएगा पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, जैसे बीट और सीरियल से रहते हैं जनरली ग्रासेस। देन अपन बात करें तो चेस्मोगेमी में क्या होता है, चेस्मोगेमी के प्रोसेस में क्या होता है, फ्लावर कब खुलता है, जब पॉलिनेशन हो जाए, फ्लावर्स ओपन बट ओनली आफ्टर द पॉलिनेशन टेक प्लेस, जैसे कि मूंग वगैरह। देन अपन बात करें मोनोसियस डायोसियस, तो आपको पता ही है मोनोसियस में क्या होता है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर फाउंड ऑन द सेम प्लांट बट इन द सेपरेट फ्लावर, ठीक है। तो मोनोसियस और डायोसियस में क्या बात करेंगे, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर फाउंड ऑन द सेपरेट प्लांट्स, अगर सेपरेट प्लांट्स में अगर मेल एंड फीमेल के वो लगे हुए हैं तो उसे बोलेंगे डायोसियस। फिर अपन बात करें तो स्यूडो हेट्रोसिस क्या होती है, जैसे अपन लग्जेरियन से बोलते हैं, मतलब कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर उनमें बढ़ोतरी हो रही है लेकिन उसकी जो ईल्ड वगैरह नहीं बढ़ रही तो उसे बोलेंगे स्यूडो हेट्रोसिस या लग्जेरियंस। इनब्रीडिंग क्या होता है, इनब्रीडिंग एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन ही है, मैटिंग बिटवीन द क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स सच एज सेल्विंग एंड सबमेटिंग। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होती है, जब अपन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में अपन इनब्रीडिंग करवाते हैं तो इनब्रीडिंग के कारण उसकी जो लॉस हो जाता है विगारेट पैटर्न, तो उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। 3 वे क्रॉस क्या आएगा, देखो पहले ए और बी दो पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाओ, इनका जो F1 बनेगा उसका तीसरे के साथ क्रॉस करवा दो सी के साथ, इसको बोलेंगे 3 वे क्रॉस। और डबल क्रॉस क्या होता है, ए और बी दो का क्रॉस करवाए, इसका जो F1 बना, और सी तथा डी का दो का क्रॉस करवाया उसके साथ जो F1 बना। अब अपन बात करते हैं सिंथेटिक और कंपोजिट वेराइटी बार। देखो सिंथेटिक वेराइटीज़ में कुछ नहीं होती, जो अपन पर्टिकुलर इनब्रीड लाइन्स लिए अपन ने उनकी क्या करेंगे, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी टेस्ट कर लेंगे, फिर उनको ग्रो कर लेंगे, उनसे जो सीड मिलेंगे उनको इक्वल क्वांटिटीज़ में मिक्स कर लेंगे और ये अपनी सिंथेटिक वैरायटी तैयार हो गई। देन अपन कंपोजिट वैरायटीज़ में क्या करते हैं, जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी को टेस्ट नहीं करते, ओनली फिनोटाइप के बेस पे उसको अपन मेजर करते हैं, जो अच्छी अच्छी इनब्रीड लाइन्स होती हैं उनके सीड को मिला लेते हैं और ये कंपोजिट वैरायटीज़ आपकी तैयार हो गई। कंपोजिट जो वैरायटीज़ होती हैं अपन उसमें ईल्ड को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कितनी ईल्ड होगी, जबकि सिंथेटिक वैरायटीज़ में ईल्ड प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने आज पूरी जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग ख़त्म कर दी है हेमराज सुंडावक से। थैंक यू सो मच, और अब आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, जिससे कि आप आने वाली जो सभी वीडियोज़ हैं उसको ईज़िली आपको प्रोवाइड हो जाएं और आप बार बार इसका रिवीजन करें, जिससे कि ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो और जल्दी से याद हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।